अध्याय 46। अकेला हीरो विभाग के छात्रावास से निकलने के बाद मैं बिना किसी उद्देश्य के भटकता रहा। मेरे कदमों की हर धमा चौकड़ी गूंजती रही। मैंने उनसे अपने अपमान की कीमत चुकाने की कसम खाई थी, लेकिन तरोताजा होने के बजाय मुझ पर पछतावा हावी हो गया। यह एकाकीपन था। ओह, मुझे जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा। हीरो विभाग से उत्कृष्ट ग्रेड के साथ स्नातक होना मेरे लिए जीवन मरण का प्रश्न था। अब भी संभावनाएं कम ही लग रही थीं। इसलिए मैंने जानबूझकर दूसरों से दूरी बनाए रखी और किसी के सामने अपना दिल नहीं खोला। मैंने सोचा कि इससे मैं थोड़ा अकेला हो जाऊंगा, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। यह उस तरह नहीं हुआ। नीके, पेल, आयशा, जंग वूही, एंड्रू, एशिल्ड और अन्य हमने अपनी दैनिक दिनचर्या साझा की और लगभग अनजाने में मुझे उनमें रुचि बढ़ती हुई महसूस हुई। ये दुखद है। हाँ, मैं अभी जो महसूस कर रहा हूँ वह निराशा है। तभी मुझे दूर से एक आवाज सुनाई दी जो मेरा नाम पुकार रही थी। वह नीके थी। वह दूर से दौड़ता हुआ आया और मुझे सांत्वना देने की कोशिश करने लगा। मैंने उसे भेज दिया। ये कैसा रीलविहीन बच्चा है। मुझे क्रोध उमड़ता हुआ महसूस हुआ। मूल कहानी काइरेन ज़ेना क्रॉनिकल्स के नायक नीके को उसकी कमजोर रील की वजह से लगातार दूसरों द्वारा छला जाता था। इस वजह से अक्सर नए खिलाड़ी उसे शकरकंद कहकर खेल छोड़ देते थे। निस्संदेह वह एक अच्छे इंसान थे, लेकिन उनमें अपना कोई विशिष्ट दर्शन नहीं था। शायद मुझे उन्हें एक खाली कैनवास कहना चाहिए, जो अपने परिवेश, लोगों, राष्ट्रों और व्यवसायों से आसानी से प्रभावित हो जाते थे। जब तक उसे गहन अनुभूति नहीं होती और 2 साल बाद वह जागता नहीं है, तब तक वह उतना ही असुरक्षित बना रहता है जितना कि वह अभी है, एक चूजा जो अभी तक परिपक्व होकर मुर्गी नहीं बना है। ये कहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना अपरिपक्व था। मुझ पर लगाए गए झूठे आरोपों के बावजूद मैंने एक आवेगशील किशोर की तरह व्यवहार किया। काश मैंने अपना संयम बनाए रखा होता तो शायद मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के बेहतर तरीके खोज पाता। यह आप नहीं थे, हैं ना? आप अभी भी वापस मुड़ सकते हैं। पीएल के शब्द दिमाग में आए। उसे कुछ संदेह अवश्य हुआ होगा, लेकिन फिर भी उसने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया। सांस। मैं आहें भरता रहा। यह उस अकेलेपन और अलगाव का प्रतिबिंब है जो मैं महसूस करता हूँ, जैसे कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ और मेरा कोई सहयोगी नहीं है। मुझे कभी यह एहसास नहीं हुआ कि मेरा एक भावनात्मक पक्ष भी है। स्नातक होने तक लगभग 3.5 वर्ष शेष हैं। चूंकि मैं समय को पीछे नहीं ला सकता, इसलिए मैंने अपनी परिस्थितियों को चुपचाप स्वीकार करने का संकल्प लिया है। लेकिन मेरे भीतर कुछ बदल गया है। ये बहुत लंबा है। इस दुनिया में आए मुझे अभी 1 महीने से थोड़ा अधिक समय ही हुआ है और मेरी मानसिकता पहले ही इस हद तक हिल चुकी है। जब मैं अपने विचारों में खोया हुआ, लक्ष्यहीन होकर चल रहा था, तो मेरी नज़र एक बेंच पर बैठी सिएना पर पड़ी। थियो, वह बातचीत करने के लिए उत्सुक होकर मेरी ओर दौड़ती है। क्या बैठक खत्म हो गई? हाँ, मैं थका हुआ जवाब देता हूँ। हे, अब हम कहाँ चलें? चलो साथ चलते हैं। मैं आधे मन से जवाब देने की ताकत जुटाता हूँ, मुश्किल से सिएना के शब्दों को समझ पाता हूँ और अपना लक्ष्यहीन चलना जारी रखता हूँ। मैं कब से चल रहा हूँ? अंततः मैं स्वयं को प्रशिक्षण मैदान के सामने खड़ा पाता हूँ। मैं यहाँ क्यों आया? शायद मुझे उम्मीद थी कि तीव्र गतिविधि से मेरा मन साफ हो जाएगा। आधुनिक दुनिया में भी जब तनाव ने मुझे परेशान कर दिया, तो मुझे शारीरिक गतिविधि में सांत्वना मिली। चूंकि मैं पहले से ही प्रशिक्षण स्थल पर था, इसलिए मैंने अपने शरीर को उसकी सीमा तक धकेलने का निर्णय लिया। मुझे इन भावनाओं से शीघ्र छुटकारा पाना होगा। चरमराहट। मैं प्रशिक्षण मैदान का दरवाजा खोलता हूं और अंदर कदम रखता हूं। सिएना मेरे पीछे पीछे आती है। जैसा कि अपेक्षित था, इस समय यहाँ कोई नहीं है। मैं भारोत्तोलन के लिए निर्धारित क्षेत्र की ओर जाता हूँ। वहां मैंने नोकतार और उसके औक सहपाठियों को एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए भारी बारबेल उठाते हुए देखा। हुआ 13, 14, 15 धम्म। नोकतार भारी वजन से लदे बारबेल को जमीन पर गिरा देता है। फिर जब मैं प्रवेश द्वार पर खड़ा था, तो उसकी नज़र मेरी नज़र से मिली। अरे थियो, तुम यहाँ हो। क्या सब कुछ ठीक रहा? नोकट। हाँ, क्या बात है? नोकतार ने संक्षिप्त रूप से सिएना की ओर देखा, जो मेरे बगल में खड़ी थी। यह अभी भी जारी है। उद्धरण चिन्ह। एक तरह से नोकतार एक ऐसे चरित्र का प्रमुख उदाहरण है जिसका भाग्य मेरे कारण बदल गया है। मैं सोच रहा था कि वह मेरे बारे में क्या सोचता होगा। मुझे कुछ कहना है, मैंने कहा। यह क्या है? मैंने बड़ी मुश्किल से निगला। मैं ही जादुई कालकोठरी वाली घटना के लिए जिम्मेदार हूँ। उनकी प्रतिक्रिया ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया।
नोकटार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बस इतना कहा, सच में? ठीक है, जब भी तुम तैयार हो मुझे बताना। यह कोई मजाक नहीं है, मैंने उससे आंखें मिलाते हुए जोर देकर कहा। नोकटार की निगाहें स्थिर और अप्रभावित रहीं। बेशक ऐसा नहीं है, थियो, तुम मजाक करने वाले नहीं हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम दुर्भावनापूर्ण इरादे से ऐसा काम करोगे। हवा में सन्नाटा छा गया। आपके पास अपने कारण तो होंगे, है ना? नोकटार की प्रतिक्रिया त्वरित और अटल थी। उसकी आंखों में संदेह का कोई निशान नहीं था, मानो उसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं वहीं हक्का बक्का खड़ा रहा। मुझमें ऐसा क्या है जिसके कारण वह मेरे चरित्र पर इतना अटूट विश्वास रखता है? तुम मेरे बारे में इतनी अच्छी राय क्यों रखते हो? क्या इसलिए कि मैंने सैद्धांतिक समस्याओं में तुम्हारी मदद की, या इसलिए कि मैंने तुम्हें एंड्रू की तकनीकों का मुकाबला करना सिखाया? जवाब में नोकटार ने अपने कंधे उचका दिए। क्या मुझे सचमुच किसी कारण की जरूरत है? एक बार जब मैं किसी पर भरोसा कर लेता हूं तो अंत तक उस पर भरोसा करता हूं। ओर्क्स ने सहमति में सिर हिलाया, मानो यह एक निर्विवाद सत्य हो। मेरे गले में एक गांठ बन गई। क्या मेरे जीवन में कभी भी मुझ पर इस तरह बिना शर्त भरोसा किया गया है? ये सिर्फ एक मजाक है, नोकटार। मैं कोई अपराधी नहीं हूं, और मैं मजाक भी कर सकता हूं। बोलते समय मैंने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। हे, सिएना ने मुझे देखते हुए धीरे से हंसी। तो थियो, तुम जादुई कालकोठरी की घटना के पीछे के अपराधी को पकड़ने की योजना बना रहे हो? नोक्टा ने अपना गला साफ किया। हाँ, ये सही है। मुझे पहले से ही पता है कि अपराधी कौन है और उन्हें एक बड़े समूह के साथ शीघ्रता से पकड़ना बुद्धिमानी होगी, मैंने उत्तर दिया। समझ गया। भाइयों, क्या तुम सब ने सुना? अपने हथियार तैयार रखो, नोकटार ने आदेश दिया, जिससे ओर्क्स को तेजी से कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। उनमें से प्रत्येक ने स्टैंड से एक एक अभ्यास हथियार उठाया। हाथ की कुल्हाड़ियों, दोहरी कुल्हाड़ियों और भालों के साथ वे नोकटार के पीछे खड़े हो गए और कार्रवाई के लिए तैयार हो गए। ये खतरनाक हो सकता है। अपराधी एक निम्न स्तरीय लेकिन सक्रिय नायक है। उनके पास एक उच्च स्तरीय जादुई कलाकृति भी है जो विभिन्न डिबफ जादू का उपयोग करने में सक्षम है, मैंने ईमानदारी से चेतावनी दी। बिना किसी संदेह के वे मदद करने के लिए सहमत हो गए, जिससे मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। ठीक है, हम वही कर सकते हैं जो आपने हमें पिछली बार सिखाया था, है ना? नोकटार ने अपनी कनपटी पर थपथपाया। यह एंड्रू के खिलाफ व्यवहारिक मूल्यांकन मैच के दौरान बैटल इंस्टिंक्ट, ब्लड फ्यूरी और युद्ध देवता का आशीर्वाद को जबरन सक्रिय करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि थी। मैंने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। हाँ, ये सही है। उच्च स्तरीय जादुई कलाकृति के दिबफ जादू के विरुद्ध भी हमें एक बार उसका प्रतिकार करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं योजना समझाऊं, मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और आपातकालीन संचार क्रिस्टल निकाल लिया। यदि हम एमी को सक्रिय कर सकें तो हम केवल इन लोगों और मेरी मदद से अपराधी को पकड़ सकेंगे। जैसे ही मैंने अपने विचार एकत्रित किए, ओर्क्स की आंखें चौड़ी हो गईं। यह क्या है? एक मणि? आह, ये देहाती लोग। नहीं, यह एक आपातकालीन संचार क्रिस्टल है। मैं इसका उपयोग सहायता के लिए बुलाने के लिए करूंगा, मैंने संचार क्रिस्टल से जुड़ी डोरी खींचते हुए समझाया। लगभग 30 सेकंड के बाद एमी की आवाज क्रिस्टल के माध्यम से आई, क्या आपने मुझे बुलाया है, युवा स्वामी? बातचीत के साथ साथ कुछ शोर भी हुआ। ये निम्न गुणवत्ता वाला उत्पाद था और दूरी भी काफी अधिक थी। हाँ, एमी, तुम्हें कुछ चाहिए? मेरे शब्द अचानक बाधित हो गए। वाह, यह क्या है, थियो? क्या यह उन जादूगरों द्वारा बनाए जाने वाले उपकरणों में से एक है? वे बदमाश। मुझे पता था कि वे कुछ अच्छा नहीं कर रहे थे, तरह तरह की चीजें ईजाद कर रहे थे। तो यह वही सांस्कृतिक आघात है जिसके बारे में हमें कक्षा में पढ़ाया गया था। रेगिस्तान के बाहर की दुनिया सचमुच खतरनाक है। कमाल है। थियो, जब तुम्हारा काम हो जाए तो इसे मुझे उधार दे देना। मुझे अपने शहर में जुलमरन से संपर्क करना है। अगर कोई उपद्रवी होगा तो मैं उससे तुरंत निपट लूंगा। ओर्क्स आश्चर्यचकित हो गए और लगातार हंसते रहे। युवा मालिक, कुछ हो रहा है क्या? एमी ने क्रिस्टल के दूसरी ओर से हैरान होते हुए पूछा। खैर, कुछ तो चल रहा है, लेकिन इसका मौजूदा हंगामे से कोई संबंध नहीं है। बस हीरो डिपार्टमेंट के प्रशिक्षण मैदान के सामने आ जाओ। समझ गया, युवा मालिक। क्या आपको और कुछ चाहिए? मैंने एमी के प्रश्न पर विचार किया। मुझे और कुछ चाहिए। ऐसे कपड़े साथ ले आओ जो आसानी से घूम सकें। तुम्हें भी आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए। समझ गया, मैं तुरंत निकल जाऊंगा, युवा स्वामी। किसी भी आपात स्थिति में कृपया मुझसे तुरंत संपर्क करें। समझा। मैंने एक बार फिर तार खींचा और संचार समाप्त कर दिया।
सिएना, जो चुपचाप देख रही थी, बोली, हे थियो, मुझे क्या करना चाहिए? आप जहां हैं वहीं रह सकते हैं। क्या मैं अपना दिमाग खो रहा हूं? मैंने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया है? सिएना की सहायता अनावश्यक है। अपने औक साथियों और एमी के साथ मैं आसानी से गिरफ्तारी कर सकता हूं। एमी अपने धैर्य, चुपके और कलाबाजी के गुणों के साथ घुसपैठ के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। एक बार जब वह अपराधी के ठिकाने का पता लगा लेती है, तो ओर्क्स का एक झुंड उन्हें तेजी से पकड़ लेता है। सिएना ने एक विनम्र मुस्कान प्रदर्शित की। क्या आप गंभीर हैं? हाँ। तो आप कह रहे हैं कि आपको मेरी जरूरत नहीं है? हाँ। क्या मैंने आपकी बात गलत सुनी? सिएना ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, उसकी नजर किसी शिकारी जैसी लग रही थी। जल्दी में मैंने अपने शब्दों में संशोधन किया। नहीं, आपकी मदद की सराहना की जाएगी। मैंने ऐसा ही सोचा था। हाँ, हे, सिएना मेरी बांह से चिपक गई। ओर्क्स ने मुझे दया से देखा और अपना सिर हिलाया। अरे, अब यही मेरी जिंदगी है। ऐसा नहीं है कि मैं सिएना को नापसंद करता हूं, लेकिन वह परेशानी का सबब बन सकती है। खैर, एमी को आने में कुछ समय लगेगा। बेहतर होगा कि उन्हें सावधानियों आदि के बारे में पहले ही सूचित कर दिया जाए। सिएना और एमी एक पल में समझ जाएंगी, लेकिन ये सरल दिमाग वाले औक मित्र ऐसा नहीं करेंगे। एक क्षण के लिए ध्यान से सुनिए। मैं इस अवसर पर आपको योजना समझाऊंगा। अच्छा लगता है, क्या ये रोमांचक नहीं है? यह मुझे उस समय की याद दिलाता है जब मैं 10 साल का था और एक पड़ोसी जनजाति को लूटने गया था। तब मैंने पहली बार अपनी कुल्हाड़ी किसी और के खून में भिगोई थी। इसलिए यदि आपके कोई प्रश्न या संदेह हैं, तो तुरंत बोलें। मैंने ब्रीफिंग शुरू की। बोनस। शुक्रिया टॉमू और रॉयल। चैप्पी का आनंद लें। अध्याय 47, युवा राजा युवा बॉस। एक चीख। एमी वॉटसन, मैं हीरो विभाग के प्रशिक्षण क्षेत्र में आ गया हूं, जैसा कि आपने अनुरोध किया था, युवा मास्टर। एमी ने हीरो विभाग के प्रशिक्षण क्षेत्र के दरवाजे से प्रवेश किया। सबकी निगाहें उस पर टिकी थीं। ओह, क्या वह मानव थियो का सचिव है? लगता है कि उसमें ताकत और दमखम की कमी है। वह अभी तक योद्धा नहीं लगती। उस मानव महिला को हमारे पारंपरिक अमृत की कुछ खुराक मिल सकती है। तर्कन, तुम बाहुबली मूर्ख हो। दिखावट ही सब कुछ नहीं होती। क्या तुम भूल गए कि हमने व्याख्यान में क्या सीखा था? चुप रहो, काजिम। पिछले सेमेस्टर में मेरे अंक तुमसे ज्यादा थे। ओर्क्स शरारती स्कूली छात्राओं की तरह हंसने लगे। अपने हाथ की एक सरल लहर से थियो ने उन्हें चुप करा दिया। एमी, तुम मेरी अपेक्षा से भी जल्दी आ गई। आपके सचिव के रूप में, या यूं कहें कि आपके नौकर के रूप में, यह स्वाभाविक ही है। उसने आदरपूर्वक अपना सिर झुका लिया। उसकी नजरें गुप्त मिशन के उत्साह से मदहोश ओर्क्स और सिएना पर टिकी रहीं, जो ओक के पेड़ से लटके सिकाडा की तरह थियो के दाहिने हाथ से चिपकी हुई थी। युवा स्वामी से जुड़ी वह आत्मा अवश्य ही उस योगिनी द्वारा भेजी गई होगी। एमी ने सिएना के चारों ओर एकत्रित आत्माओं की ऊर्जा को महसूस किया। लेकिन युवा स्वामी ने उस अप्रत्याशित एल्फ राजकुमारी को कैसे जीत लिया? एमी ने सिएना की ओर देखा। अभी भी थियो के साथ कसकर चिपकी हुई, सिएना एक बड़ी बिल्ली की तरह लग रही थी जो अपने मालिक से स्नेह की भीख मांग रही थी। मुझे गिल्ड में जल्दी से काम करना होगा। खैर, वह उसके बुलाने पर जल्दी से आई थी, लेकिन उसने जो दृश्य देखा वह बिल्कुल असामान्य था। मनुष्य, कल्पित, बौने और ओर्क्स, 3 जातियों का अनोखा मिश्रण किसी को भी चौंका देने के लिए पर्याप्त था। सबसे पहले तो विभिन्न जातियों के लिए एक साथ रहना बहुत कठिन है। ये हो सकता है, क्या उसने उन मनुष्यों से बदला लेने के लिए विभिन्न जातियों को आकर्षित किया जिन्होंने उसका तिरस्कार किया था? एमी ने सोचा था कि वह हाल ही में बदल गया है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस हद तक बदल जाएगा। ये देखते हुए कि किस प्रकार उसने ओर्क्स को अपने नियंत्रण में रखा था, ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी स्थिति भी मजबूत हो गई थी। एमी ने थियो की ओर देखा, उसकी आंखें भ्रम से भरी हुई थीं। थियो के बोलते ही सिएना की पकड़ उसकी बांह पर कस गई। सिएना, अब जाने का समय आ गया है। हे, बिल्कुल नहीं। मैं सप्ताहांत में जो समय गंवा दिया उसकी भरपाई करूंगी। सिएना ने थियो की बांह को और भी कसकर पकड़ लिया। अपनी बांह में अजीब सी सनसनी महसूस करते हुए थियो ने अपना सिर घुमाया और एमी की ओर देखा। कम से कम आपको स्काउटिंग तो करनी ही चाहिए। थियो की आंखें दृढ़ संकल्प से जल रही थीं। वह कितना जानता है। उसे यहाँ बुलाना ही इस बात का संकेत था कि उसे उसकी असली पहचान के बारे में कुछ जानकारी थी। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा, युवा स्वामी। एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद एमी ने अपना सिर हिलाया। अब जब सब लोग यहाँ हैं, तो मैं हमारे प्रत्येक कार्य के बारे में समझाऊंगा।
थियो अपनी सीट से खड़ा हुआ और उनके कर्तव्यों के बारे में बताने लगा। शुरू में मैंने इस मिशन के लिए 2 दिन निर्धारित किए थे, लेकिन हमें इतने लंबे समय की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाएं, तो हम आज दोपहर तक मिशन पूरा कर लेंगे। योजना समझाने के बाद मैंने चारों ओर देखा। संक्षेप में मेरी योजना इस प्रकार है। 1. एमी गुप्त रूप से अपराधी के ठिकाने का पता लगाएगी। 2. टाकन के नेतृत्व में 5 ऑर्क्स द्वारा ठिकाने पर छापा मारा जाएगा। 3. घबराया हुआ अपराधी खिड़की से भागने का प्रयास करेगा। 4. थियो, नोक्टार और सिएना, जो खिड़की के नीचे इंतजार कर रहे होंगे, अपराधी को पकड़ लेंगे। योजना को समझते हुए उनमें से अधिकांश ने सिर हिलाया। इस टीम के साथ हम सफल होंगे। एमी और ऑक्स बिना किसी सवाल के मेरे आदेशों का पालन करेंगे। महत्वपूर्ण भाग चरण 4 है। क्या हम अपराधी को पकड़ पाएंगे? उसे सिर्फ नीके और उसकी टीम के बारे में ही पता होगा। उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि मैं और ओर्क वहां होंगे। हमारे पास नोक्टार और सिएना भी हैं, जिनके पास काफी शक्ति है। भले ही प्रतिद्वंद्वी एक सक्रिय हीरो हो, हम निश्चित रूप से उन्हें वश में कर सकते हैं। नीके की टीम की तुलना में, जहां हर सदस्य स्टार खिलाड़ी है, हमारी टीम अपर्याप्त लग सकती है। सिएना ही एकमात्र ऐसी टीम है जो कुछ हद तक उनसे मुकाबला कर सकती है। लेकिन एक कमजोर टीम के जीतने का अपना तरीका होता है। मजबूत अहंकार वाले चमकदार स्टार खिलाड़ियों से भरी टीम असफल हो जाएगी। बहुमत को निस्वार्थ खेल वाले स्टार खिलाड़ी का समर्थन करना चाहिए। मछलियों का राजा समुद्री ब्रीम चपटी मछलियों के कारण ही सबसे अलग दिखाई देता है। मैं कप्तान की भूमिका निभाऊंगा। कोई आपत्ति है? इस तरह के मिशन में केवल एक ही नेता होना चाहिए। भले ही किसी को लगता हो कि कोई आदेश गलत है, लेकिन उसका पालन कुशलतापूर्वक किया जाना चाहिए। यदि हम विचारों को लेकर संघर्ष करते रहेंगे तो पूरी टीम बिखर जाएगी। नहीं, नोक्टार बोला। स्वाभाविक रूप से अन्य ऑर्क्स ने सहमति में सिर हिलाया। और जाहिर है, एमी और सिएना को भी कोई आपत्ति नहीं थी। तो फिर इस टीम के कप्तान के रूप में मैं ये कहता हूं, मिशन के दौरान बिना किसी सवाल के मेरे आदेशों का पालन करो। मैं तुम्हें एक ऐसे मिशन को पूरा करने में मदद करूंगा जिसे प्रोफेसर और उच्च स्तरीय छात्र भी पूरा नहीं कर सकते। बोलते समय मैंने जानबूझकर प्रत्येक टीम सदस्य से नजरें मिलाईं। अपने हाथ गंदे करने से मत डरो। हम कीचड़ से खिलने वाले फूल बनेंगे। एक धमाके के साथ ऑर्क्स अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। फिर उन्होंने अपने हथियार ऊपर उठा लिए। हम आपके पीछे हैं, कप्तान। एमी को भी अपनी आत्मा में प्रज्वलन महसूस हुआ। जैसा कि अपेक्षित था, बाघिन बिल्ली के बच्चे को जन्म नहीं देगी। जब वह छोटी थी तो उसने इक्विलिब्रियम से घुसपैठ, पीछा करने और हत्या का व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त किया था, लेकिन यह उसका पहला गंभीर मिशन था। यह कोई हत्या का काम नहीं था जिसके लिए व्यापक तैयारी की आवश्यकता थी, बल्कि यह एक तो ही मिशन था। एमी ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए सोचा, मैं निश्चित रूप से सफल होऊंगी। उसके कप्तान ने अपना हाथ उठाया। हम तुरंत स्टाफ छात्रावास की ओर जाएंगे, जहां अपराधी के होने की आशंका है। सही। उत्तेजना में डूबे ऑर्क्स जोर से चिल्लाने लगे। हे, मेरा अंतर्ज्ञान सही था। सिएना एक बार फिर थियो के दाहिने हाथ से लिपट गई। एलेनिया अकादमी एक अलग स्थान है। सप्ताहांतों, शनिवार और रविवार और विशेष अवसरों के अलावा बाहर निकलने का शायद ही कोई कारण हो। अलग थलग होने के कारण, यदि आप सप्ताहांत में भी बाहर जाते हैं, तो आप केवल राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों का ही भ्रमण कर सकते हैं। राज्य की राजधानी और साम्राज्य के व्यस्त क्षेत्रों का दौरा अकादमी से दूर केवल छुट्टियों के दौरान ही किया जा सकता है। इस वजह से अधिकांश छात्र अधूरी इच्छाओं से पीड़ित हैं। अकादमी द्वारा पाठ्येतर गतिविधियों और क्लब में भागीदारी को प्रोत्साहित करने का एक कारण छात्रों की कुंठाओं को कम करना है। अकादमी के अधिकांश छात्र किशोरावस्था के अंतिम चरण में हैं और ऊर्जा से भरपूर हैं। जब तक कि आप अंतर्मुखी जादूगर न हो, अधिकांश लोग कम से कम एक खेल का आनंद लेते हैं। पुरुष छात्रों के बीच सबसे लोकप्रिय खेल निश्चित रूप से फुटबॉल है। फुटबॉल यह मजबूत लोगों के लिए एक खेल है जहां कमजोर खिलाड़ी पहले हाफ तक टिकने के लिए संघर्ष करते हैं। यह एक आदमी की क्षमता की सच्ची परीक्षा है जिसमें सूखे मैदान को खून और पसीने से भिगोया जाता है। पास करो, यह मेरी गेंद है। पास करो, लानत है। नहीं, मैं अहंकारी हूं। हीरो विभाग के पुरुष छात्र विभाग के मैदान पर फुटबॉल का खेल खेल रहे हैं। आह, एक छात्रा लड़कियों जैसी चीख निकालती है। ये समझने योग्य है, टैकल वास्तव में एक शक्तिशाली लोकिक है जो किसी कमजोर व्यक्ति के पैर को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। साले, क्या तुम ऐसे ही गंदा खेल खेलते रहोगे? ठीक है, शायद।
कुतिया की तरह रोना बंद करो। क्या तुम डरपोक हो या कुछ और? क्या तुम कमीने? एक तनावपूर्ण मनोवैज्ञानिक लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों व्यक्ति एक दूसरे को घूर रहे हैं, मारने के लिए तैयार। मैदान पूरी तरह से झगड़े की कगार पर है। हालांकि दोनों व्यक्तियों के बीच गतिरोध शीघ्र ही समाप्त हो गया। ये सब ऊपर सड़क पर एक समूह के दिखाई देने के कारण हुआ। वाह ओर्क्स, उन सबको इस तरह एकत्रित देखना बहुत भयावह है। अरे बेवकूफ, नजरें फेर लो, आंख से आंख मत मिलाओ। यह मर्दाना फुटबॉल मैच तभी पुनः शुरू होता है जब वह अजीब समूह दृष्टि से ओझल हो जाता है। लंच तक अभी काफी समय है। समय सही है। शायद मैं लंच से पहले काम खत्म कर लूं। जैसे ही मैं संकाय छात्रावास की ओर बढ़ा, आप सब कहाँ जा रहे हैं? एक प्रोफेसर अचानक हमारे सामने आ गए। हम सरकारी काम से आए हैं। मैंने तुरंत जवाब दिया। खैर, यह आधिकारिक काम है ना? मैंने नीके और अन्य लोगों से खुलेआम कहा था कि मैं अपराधी को 2 दिन के भीतर पकड़ लूंगा और किसी ने मुझे रोका नहीं, है ना? क्या ऐसा है? कैसा व्यापार? प्रोफेसर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। अरे मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। ये बहुत परेशान करने वाला है। मैं भावशून्य भाव से प्रोफेसर की ओर देखता रहा। जैसा कि उनके सख्त व्यवहार से उम्मीद थी, उन्होंने हमें बिना कोई स्पष्टीकरण दिए जाने देने की योजना नहीं बनाई। अगर मैं उससे कहता कि हम जादुई कालकोठरी की घटना के पीछे के अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं, तो वह हमें रोकने की कोशिश कर सकता है। कप्तान, हमें क्या करना चाहिए? टाकन, जो मेरे पास आया था, ने गंभीर भाव से पूछा। उसके पीछे पीछे ओर्क्स भी मेरे पीछे पंक्तिबद्ध हो गए। प्रोफेसर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अरे मेरे पास इसके लिए समय नहीं है और ये परेशान करने वाला हो रहा है। मैंने शांति से प्रोफेसर की ओर देखा। जैसा कि उनके सख्त व्यक्तित्व से उम्मीद की जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि वे इसे आसानी से जाने नहीं देंगे। यदि मैं कहूं कि हम जादुई कालकोठरी की स्थिति के पीछे के अपराधी को पकड़ेंगे, तो ऐसा लगता है कि वह हमें रोकने की कोशिश करेगा। कप्तान, हमें क्या करना चाहिए? टाकन, जो मेरे जानने से पहले ही मेरे पास था, अपनी आंखों में गंभीरता लिए बोला। उसके पीछे पीछे ओर्क्स भी मेरे पीछे पंक्तिबद्ध हो गए। आह, ये शर्मनाक है। वे वास्तव में इसमें लगे हुए हैं। इसके बाद, युवा मास्टर, कृपया हमें अपना आदेश दें। एमी ने आदरपूर्वक अपना सिर झुकाया। वह फिर ऐसा क्यों कर रही है? बोनस। धन्यवाद टाइबेरियम और स्ली अंडरस्कोर शैडो। इसके अलावा अंतर्मुखी नेक्रोमेंसर के बजाय ये वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति की तरह था जिसे नेक्रोमेंसर की तरह बहिष्कृत किया गया है, लेकिन एक अंतर्मुखी नेक्रोमेंसर मुझे बहुत अजीब लगा, इसलिए मैंने इसे चुना। क्षमा करें लेखक, और नहीं, लेखक ने किसी अहंकारी के बारे में नहीं लिखा है। लेखक को फिर से क्षमा करें। चैप्पी का आनंद लें। अध्याय 48, युवा राजा युवा बॉस 2। मैंने गंभीर भाव से सख्त प्रोफेसर की ओर देखा। मैं विवरण न बता पाने के लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि यह एक अति गोपनीय मिशन है। हालांकि मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि यह ऐसा कुछ नहीं है जिससे हीरो विभाग के किसी छात्र की गरिमा को ठेस पहुंचे। फिर मैंने अपना सिर गहराई से झुकाया। मेरे अति उत्साही टीम के साथियों ने भी अपना सिर झुका लिया। मैं समझ गया। अगर तुम्हें भी, जो अक्सर इतने घमंडी होते हो, इस तरह सिर झुकाना पड़ रहा है, तो ये बहुत जरूरी होगा। मुझे बताओ कि अगली बार तुम इस बारे में कब बात कर सकते हो। अपना ख्याल रखना। सख्त प्रोफेसर ने संतुष्ट मुस्कान दी और एक तरफ हट गए। हाँ, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मुझे जल्दी करनी थी। चलो फिर से चलें। जैसा कि हमारे कप्तान से उम्मीद थी, आपने इतने जिद्दी प्रोफेसर को बस कुछ ही शब्दों में हरा दिया। हे थियो, ये तो बहुत बढ़िया था। और इस प्रकार हमारी टीम संकाय छात्रावास में पहुंची। संकाय छात्रावास की 5वीं मंजिल पर स्थित एक कमरे में, जहां प्रोफेसर और प्रशिक्षक रहते थे, एक व्यक्ति जो लगभग 30 वर्ष का लग रहा था, मुट्ठी के आकार के लाल क्रिस्टल से खेल रहा था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि फ्रांसिस था, जो जादुई कालकोठरी की घटना का अपराधी था। फ्रांसिस महाद्वीप के शीर्ष शैक्षणिक संस्थान एलिनिया अकादमी में प्रशिक्षक थे, लेकिन उनकी भूमिका व्याख्यान देने के बजाय व्यावहारिक मूल्यांकन में सहायता करने तक सीमित थी। यद्यपि उनका पद सम्मानजनक था, फिर भी वे असंतुष्ट थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उन्होंने मुझे इतना प्यारा काम सौंपा है। फ्रांसिस पेशे से एक नायक था, लेकिन उसमें कर्तव्य या न्याय की कोई भावना नहीं थी। उसके कार्य विशुद्ध रूप से स्वार्थ से प्रेरित थे। यही कारण है कि वह टर्निंग व्हाइट में शामिल हो गए, जो एक खलनायक समूह है जो भ्रष्ट महाद्वीप को पुनः रिक्त अवस्था में लाने का दावा करता है। एक बार जब मैं इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लूंगा, तो ये कलाकृति पूरी तरह से मेरी हो जाएगी।
सच कहूं तो फ्रांसिस को उनके मुद्दे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जो कुछ भी मायने रखता था वह था इनाम। संगठन में शामिल होना वाकई एक समझदारी भरा फैसला था। उन्होंने मुझे इस मुश्किल मिशन के लिए इतनी शक्तिशाली कलाकृति दी। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं किसी और चुनौतीपूर्ण मिशन में कामयाब हो गया तो मुझे क्या मिलेगा। फ्रांसिस ने मुट्ठी के आकार के क्रिस्टल को धीरे से सहलाया। यद्यपि इसकी बनावट किसी सामान्य क्रिस्टल से भिन्न नहीं थी, फिर भी यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। जैसा कि नाम से पता चलता है, एम्पलीफिकेशन ओप नामक यह उच्च स्तरीय जादुई कलाकृति जादू का प्रयोग करने पर शक्ति को बढ़ाती है। वह जो कुछ बता सका उससे ऐसा प्रतीत हुआ कि इससे उसके जादू की शक्ति दोगुनी से भी अधिक हो गई। इस शक्ति से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फ्रांसिस एक निम्न श्रेणी का नायक था, जो सक्रिय नायकों में सबसे निचले 10% में आता था। एक तरह से वह एक असफल नायक था, लेकिन एम्प्लीफिकेशन ऑर्ब के साथ मध्यम श्रेणी के हीरो भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इस कलाकृति की प्रभावशीलता पहले ही सिद्ध हो चुकी थी। एक सप्ताह पहले एक जांच दल ने अकादमी का दौरा किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फ्रांसिस ने उन पर विस्मृति और भ्रम का जादू कर दिया था, जिसका असर न केवल एक व्यक्ति पर बल्कि पूरी टीम पर पड़ा। बेशक एम्प्लीफिकेशन ऑर्ब की मदद से भी उसने अपना सारा मैना इस्तेमाल कर लिया था। कई दिनों के बाद भी उसका केवल आधा मन ही ठीक हो पाया था। कोई बात नहीं, मुझे तो बस इंतजार करना है। कल तक उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह ठीक हो जाएगी, तभी असली ऑपरेशन शुरू होगा। कल से फ्रांसिस ने टनिंग वाइट से अपने साथियों को गुप्त रूप से अकादमी में लाने की योजना बनाई। चून की जादुई कालकोठरी की घटना के बाद से अकादमी की अपनी सुरक्षा काफी मजबूत हो गई है, इसलिए वह एक साथ कई लोगों को नहीं ला सकता। शुक्रवार तक मेरे सभी साथी आ जाएंगे। तब तक उसका काम लगभग पूरा हो चुका होगा। अकादमी में पहुंचने के बाद उसके साथी बाकी काम संभाल लेंगे। उसे उनका मकसद नहीं पता था और उसे इसकी परवाह भी नहीं थी। उसे तो बस अपना इनाम चाहिए था। हीरो विभाग बड़े खतरे में हो सकता है, इससे मेरा क्या लेना देना है। चाहे छात्र मरे या अकादमी नष्ट हो जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है। बल्कि उन्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक हीरो को हर चुनौती से पार पाना चाहिए, है ना? इन विचारों को ध्यान में रखते हुए फ्रांसिस ने क्रिस्टल को सहलाना जारी रखा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। फ्रांसिस ने अपने बिस्तर के पास रखी कुल्हाड़ी को पकड़ लिया और खिड़की खोल दी। यह क्या है? लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। यह मेरी कल्पना होगी। फ्रांसिस ने अपने सिर के पीछे खुजलाया। चूंकि वह एक गुप्त मिशन पर था, इसलिए वह काफी चिंतित महसूस कर रहा था। मुझे थोड़ी नींद लेनी चाहिए। जैसे ही फ्रांसिस ने कुल्हाड़ी नीचे रखी और अपने बिस्तर पर लेट गया, बैंग बैंग, दरवाजे के बाहर से एक तेज आवाज आई। दालान से आवाजें आ रही हैं। कदमों की आहट से लगता है कि वे 5 हैं। वे पास आ रहे हैं। हालांकि वह एक निम्न श्रेणी का नायक था, फिर भी फ्रांसिस एक पेशेवर था। उसके हाथ ने एक बार फिर तेजी से कुल्हाड़ी पकड़ ली। उस पल में टकरा जाना। अब कीमत चुकाने का समय आ गया है, कमीने। जो दरवाजा बंद था वह टूट गया और 5 ऑर्क्स प्रकट हुए। घबराने की बजाय फ्रांसिस ने तुरंत टाकन पर हमला कर दिया जो आगे था। क्या कीमत? तुम बेवकूफ हरे सुअर। संकीर्ण द्वार के कारण 2 से अधिक ऑर्क्स एक साथ प्रवेश नहीं कर सकते थे। फ्रांसिस ने अपनी कुल्हाड़ी घुमाई। आह, कुल्हाड़ी टाकन के ट्रपीजियस में धंस गई। हालांकि ज्यादा खून नहीं निकला। क्या यह एक महत्वपूर्ण हिट नहीं थी? फ्रांसिस की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। टाकन ने अपने सिर पर तानी गई कुल्हाड़ी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। टाकन ने अपनी ट्रपीजियस को उस स्थान पर मोड़ा जहां कुल्हाड़ी फंसी हुई थी। धमाका! कुल्हाड़ी तुरंत ही ट्रपीजियस से अलग हो गई। केवल आदिम ऑर्क्स ही ऐसा कर सकते हैं जिनके पास केवल मांसपेशियां हों। फ्रांसिस ने टाकन की ओर प्रशंसा भरी नजर से देखा। ये ऑर्क कमीने जरूर ध्यान भटकाने वाले होंगे। पूरा इलाका दुश्मनों से भरा होगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? धंसी हुई कुल्हाड़ी को निकालने के बजाय फ्रांसिस तेजी से खिड़की की ओर भागा। अगर मैं दालान में गया तो शायद ऊपर और नीचे फंस जाऊंगा। खिड़की के बाहर भी दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन ये दालान से बेहतर है। फ्रांसिस ने खुद को खिड़की से बाहर फेंक दिया। टकरा जाना। उसके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लक्ष्य दुश्मन को मारना नहीं था, बल्कि सुरक्षित बच निकलना था। फ्रांसिस को अपनी दौड़ पर पूरा भरोसा था। इसके अलावा उसके पास अभी भी आधा मन था और वह जादू का उपयोग कर सकता था। यदि कोई शत्रु उससे चिपक जाता तो वह उसे भगाने के लिए एक सरल डिबफ मंत्र का प्रयोग कर सकता था।
जैसे ही वह 5वीं मंजिल से पहली मंजिल पर गिरा, केवल 3, फ्रांसिस ने दुश्मनों को देख लिया। जहां वह उतरने वाला था वहां 3 लोग मौजूद थे। हीरो विभाग के छात्र, तीनों के चेहरे परिचित थे। इस समय उनके यहाँ होने का केवल एक ही कारण है, वे दुश्मन थे। वे सचमुच मुझे कम आंक रहे हैं। नीके या पील भी नहीं, बस ये कमजोर लोग। जब फ्रांसिस हवा में हंसते हुए उतरने की तैयारी कर रहा था तो थियो बोला, चलो चले नोकटार। ठीक है, चलो चलें। थियो और नोकटार हाथों में हथियार लेकर सीधे फ्रांसिस पर टूट पड़े। कितना कष्टप्रद। फ्रांसिस ने तुरंत उन दोनों पर डिबफ मंत्र डाला। उन्होंने केवल थोड़ा सा मन इस्तेमाल किया, लेकिन एम्प्लीफिकेशन ऑर्ब के कारण शक्ति काफी थी। तथापि क्या फ्रांसिस ने एक विचित्र दृश्य देखा। थवैक, नोकटार ने अपने सिर पर मुक्का मारा था। दूसरी ओर थियो पर जादू का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन फ्रांसिस की घबराहट जल्द ही गायब हो गई। उस मूर्ख ओर्क और उस मानव जोक के विपरीत वह एक सक्रिय नायक है। वह आपातकालीन परिस्थितियों में घबराता नहीं है। उनसे लड़ने के बजाय फ्रांसिस विपरीत दिशा में भाग गया। बेशक वह उन 2 बदमाशों से सिर्फ 30 सेकंड में निपट सकता था, लेकिन ऊपरी मंजिल पर पहुंचे ओर्क्स जल्द ही यहां आ जाएंगे। जैसा कि उम्मीद थी, वह भागने की योजना बना रहा है। थियो ने फ्रांसिस के पैरों को बारीकी से देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना शांत होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जर्वर आई ने फ्रांसिस की गतिविधियों का पूर्वानुमान लगा लिया था। उसके पैरों की मांसपेशियां इतनी सूज गईं मानो वह भागने वाला हो। पकड़ो उसे, सिएना। हाँ टिल्डर। सिएना, जो स्टाफ छात्रावास के मुख्य द्वार पर थी, तुरंत प्रकट हुई। मैंने उसे पकड़ लिया। क्या मैंने अच्छा किया? कुह, ओह। फ्रांसिस को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य चीज उसके शरीर के चारों ओर लिपट रही है। ये स्पष्ट था कि एल्फ लड़की ने कुछ किया था। तुरंत ही फ्रांसिस ने सिएना पर एक डिबफ मंत्र डाला। क्या? सिएना ने एक प्यारी सी आवाज निकाली। धीरे धीरे वह ऊर्जा जो फ्रांसिस को बांधे हुए थी, लुप्त हो गई। हालांकि वह पूरी तरह स्वस्थ नहीं था। थियो और नोकटार, जो तुरंत वहां पहुंचे, ने उसके शरीर पर चाकू और डंडे से वार करना शुरू कर दिया। यद्यपि अभ्यास के हथियार तेज नहीं थे, फिर भी वे हड्डियां तोड़ने के लिए पर्याप्त थे। कुह, ओह। फ्रांसिस परिस्थितियों का आकलन करने में तेज है, इसीलिए वह निश्चिंत था। वह बर्बाद हो गया था। धप धप उसका शरीर ठीक से हिल नहीं पा रहा था, विशेषकर उसके पैर, जो प्रतिक्रिया देने से इनकार कर रहे थे। जादुई निष्प्रभावन का उपयोग करने के लिए थियो ने सिएना के कंधे पर हाथ रखा। हुइंग, मुझे डर लग रहा है। मुझे मत छोड़ो, थियो। थियो ने लड़खड़ाती और चक्कर खा रही सिएना को गले लगाया, फिर फ्रांसिस की ओर देखा। फ्रांसिस, जादुई कालकोटरी घटना के संदिग्ध, मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूं। अगर संदेह भी हो तो क्या एक छात्र को अपने प्रशिक्षक को गिरफ्तार करने का अधिकार है? इसके अलावा जांच दल पहले ही मेरी जांच कर चुका है। फ्रांसिस ने आत्मविश्वास से कहा। जब तुम जागोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। धम्म। टाकन, जो तेजी से दौड़कर आया था, ने फ्रांसिस के सिर पर वार किया। इसके बाद ओर्क्स ने फ्रांसिस को अपनी मांसल भुजाओं और पैरों से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। धिक्कार है, इस आदमी की पिटाई करो। अरे, उसके चेहरे पर मत मारो, इससे निशान पड़ जाएगा, बाद में समस्या हो सकती है। ग्रर ग्रर। ये फ्रांसिस की अंतिम स्मृति थी। आखिरी बोनस। शुक्रिया जज और अवोको। चैप्टी का आनंद लें। अध्याय 49, युवा राजा युवा बॉस 3। मुझे लगता है वह बेहोश हो गया। क्या ये पर्याप्त नहीं है? टार्कन, तुम लापरवाह हो। इतने से ही क्यों डर रहे हो? वो एक सक्रिय नायक है ना? उसे इतना कुचले जाने से कोई आपत्ति नहीं होगी। अरे तुम, मुझे अपना डंडा उधार दो। उसके बेहोश हो जाने के बाद भी ओर्क्स उसे पीटते रहे। ये पर्याप्त होना चाहिए। इसके बाद ओर्क्स ने टूटे हुए फ्रांसिस को मोटी रस्सियों से कसकर लपेट दिया। उसके पूरे शरीर की हड्डियां शायद चकनाचूर हो गई थीं। अगर उसे बांधा न भी जाए तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सुनिश्चित कर लेना ही बेहतर है। फ्रांसिस के पास अभी भी कुछ मन बचा हो सकता है। ये सोचकर मैंने वरिष्ठ प्रोफेसर रोक से मिलने का निर्णय लिया। रोक के पास संभवतः एक मन सीलिंग पत्थर होगा। मैं वरिष्ठ प्रोफेसर से मिलकर वापस आऊंगा। सभी लोग अपनी जगह पर बने रहें। इसे हम पर छोड़ दीजिए, कैप्टन। हाँ, युवा मास्टर, ये बहुत अच्छी बात है कि वे बिना कोई प्रश्न किए हमारी बात मानते हैं। मैंने चिपकी हुई सिएना को, जो लगातार बड़बड़ा रही थी, एमी को सौंप दिया। सिएना आज्ञाकारी ढंग से एमी की गोद में लेट गई। हुई, मत जाओ। ऐसा नहीं लगता कि वह नाटक कर रही है।
मैंने सोचा कि वह मुझसे चिपकने का कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेगी, लेकिन वह स्थिर रही। क्या सिएना वास्तव में जादू के दुष्प्रभाव से पीड़ित है? मैंने जादू का प्रयोग किया था। मुझे नहीं पता। मूल कहानी में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई, इसलिए मैं नहीं बता सकता। खैर, पहले हम जरूरी मामलों पर ध्यान दें। तो फिर मैं वापस आऊंगा। रोक का कमरा छात्रावास भवन की सबसे ऊपरी मंजिल पर है। सचमुच, उस गंजे बूढ़े आदमी को भी थियो की तरह ऊंचे स्थान पसंद है। उसके व्यवहार को देखकर लगता है कि वह निश्चित रूप से किसी उच्च कुलीन परिवार से है। मुझे आश्चर्य है कि उसकी कहानी क्या है। मैंने पिछली बार रोक की स्टेटस विंडो देखी थी, लेकिन नीके की तरह उसका अंतिम नाम भी नहीं दिखाई दिया था। ऐसे विचार करते हुए मैं ऊपर की मंजिल पर गया और रोक का दरवाजा खटखटाया। एमी को वर्तमान स्थिति रोमांचक लगी। अपना पहला कार्य पूरा करने से वह संतुष्टि की भावना से भर गई। उन्होंने सचमुच एक ऐसे खलनायक को पकड़ लिया था जो एक सक्रिय नायक भी था। ऐसा लगता है कि वह किसी दूसरे समूह का जासूस है। हालांकि इक्विलिब्रियम के निम्न स्तरीय सदस्य होने के कारण एमी के पास महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच नहीं थी। उसकी तरह फ्रांसिस भी उसी गुट का जासूस हो सकता है। क्या थियो की मदद करना सही था? मिशन के दौरान स्थिति इतनी अचानक उत्पन्न हुई कि उसने अपनी शंकाओं को दबा लिया। सच कहूं तो उसके दिल में अभी भी कुछ हलचल हो रही थी। निर्देशानुसार अपना पहला वास्तविक कार्य पूरा करने की संतुष्टि, और चूंकि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थियो की सक्रिय रूप से सहायता करना थी, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसने ईमानदारी से आदेशों का पालन किया था। ओह ओह हाँ, कृपया मत जाए, कृपया। एमी ने अपनी गोद में लेटी हुई एल्फ राजकुमारी की ओर देखा। सिएना अभी भी दर्द से कराह रही थी। ऐसा लगता है कि डिबफ जादू के दुष्परिणाम गंभीर हैं। थियो के अनुसार ऑक्स एक बार आत्मक्षति के माध्यम से डिबफ जादू से बच सकते हैं, लेकिन एल्व्स नहीं। सिएना लगभग 150 वर्ष पुराना है। मनुष्यों की तुलना में अधिक लंबे समय तक जीवित रहने के कारण उसे अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त हुए होंगे। उसके आघात की गहराई भी भिन्न होगी। मुझे भी उन्हें इसकी सूचना देनी चाहिए। एमी ने शांत आंखों से सिएना की ओर देखा और खुद को अपने लक्ष्य की याद दिलाई। ये सब मेरी छोटी बहन के लिए है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे थियो पर भरोसा रखना होगा और उसका साथ देना होगा। आज थियो ने जिस तरह से काम किया है, उसे देखते हुए यदि इक्विलिब्रियम द्वारा उस पर नजर रखी जाती है, तो वह शीघ्र ही उच्च पद प्राप्त कर लेगा। शक्ति ही सब कुछ नहीं है। एक उच्च पदस्थ अधिकारी के लिए सबसे जरूरी है प्रतिभाशाली अधीनस्थों को नियंत्रित करने की क्षमता। आज थियो ने टीम का नेतृत्व बखूबी किया। सबसे पहले मुझे दिए गए आदेशों का बिना किसी गलती के पालन करना होगा। फिर जब थियो एक उच्च पदस्थ अधिकारी बन जाएगा, तो वह एमी की बहन सेलेना को बचाने में सक्षम हो सकता है। इस बारे में सोचते हुए एमी को एक तीव्र उपस्थिति का एहसास हुआ। कोई उसे देख रहा था। उसकी सहज इंद्रियां उसके आंकड़ों से भी अधिक सक्रिय हो गईं। यह एक सूक्ष्म हत्यारे जैसी आभा थी, बिल्कुल उसकी तरह। जल्द ही एमी ने अपना सिर उस उपस्थिति की दिशा में घुमाया। उसने एक आकृति को तेजी से पीछे हटते देखा। उसे पहचानना कठिन था क्योंकि उस व्यक्ति ने बड़ी टोपी और कोट पहना हुआ था। इसकी बनावट को देखकर लगता है कि यह एक महिला है और काफी छोटी है। एमी की जन्मजात इंद्रियां उत्कृष्ट थीं। एक दुबली पतली महिला जो लगभग 150 सेमी लंबी लग रही थी, और उस शांत आभा ने साबित कर दिया कि वह एमी जैसी ही थी। मुझे थियो को तुरंत इसके बारे में बताना होगा। इससे पहले उसे उससे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब वह सोच रही थी, क्या होगा अगर। हीरो विभाग के तहखाने के निरोध कक्ष में मैंने फ्रांसिस की ओर देखा, जो कसकर बंधा हुआ था और एक कुर्सी पर बैठा था। उनका बाह्य स्वरूप आश्चर्यजनक रूप से अक्षुण्ण लग रहा था, लेकिन उसका अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से टूट गया होगा। फ्रांसिस की कलाई पर एक मान मोहर लगाई गई। हालांकि मैंने पहले ही उच्च स्तरीय जादू कलाकृति एम्पलीफिकेशन और हासिल कर ली है, लेकिन डिबफ जादू खतरनाक है। वह मन की थकावट से उबर चुका है। कल तक उसका सारा मन वापस आ जाएगा। मुझे नहीं पता कि वह कब जागेगा। फ्रांसिस की पैंट जांघों के आसपास गीली थी। खैर, अगर उन्हें इतनी कड़ी चोट लगी होती तो संस्थापक प्रिंसिपल रयूक की भी पैंट गीली हो जाती। मैं अपनी दोनों बाहें क्रॉस करके फ्रांसिस को घूर रहा था। मूल कहानी में ऐसा कभी नहीं हुआ, और नायक की शारीरिक क्षमताएं सामान्य लोगों से भिन्न होती हैं, इसलिए भविष्यवाणी करना और भी कठिन है। हम ऐसा लगता है कि वह लगभग 1 घंटे में जाग जाएगा। रोक, जो मेरे बगल में कठोर भाव से खड़ा था, उसकी आंखों में चमक थी। आपको कैसे मालूम? जब आप लंबे समय से शिक्षण पेशे में हैं तो स्वाभाविक रूप से आप ये चीजें सीखते हैं।
लेकिन शायद हम उसे पीटने में कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए। ज्यादातर डॉक्टर उसकी हालत देखकर हैरान रह जाएंगे। इस समय आर्कमेजोडियस जैसा कोई नहीं है, एक संत स्तर का उपचारक, महाद्वीप का अंतिम महान जादूगर। भले ही वह मुख्य संदिग्ध हो, फिर भी उसके साथ इतनी कठोरता से पेश आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। रोक ने मेरी ओर कठोरता से देखा। खैर, ये तो समझ में आता है। तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि बड़े ऑक्स के एक समूह ने एक प्रशिक्षक को पीटा। हमें ऐसा करना पड़ा इस डर से कि कहीं वह भाग न जाए। हम तो सिर्फ प्रथम वर्ष के छात्र हैं और अपराधी तो एक नया हीरो है। हमारी टीम के एक सदस्य पर भी हमला हुआ था। हम 1 घंटे के अंदर सबूत इकट्ठा कर लेंगे। आपने अपराधी की पुष्टि कैसे की? हमारे पास कुशल और भरोसेमंद कर्मचारी थे जो गहन जांच कर रहे थे, वे उसे नहीं ढूंढ पाए। मुझे परिवार से कुछ मदद मिली है। कृपया गलतफहमी न पालें, मुझे ये सिर्फ इसी आपात स्थिति के लिए मिली थी। और जादुई कालकोठरी वाली घटना के बाद से ही हम अलग अलग जांच कर रहे हैं। वाल्डेर्क परिवार एक प्रमुख परिवार है जो पूरे विशाल महाद्वीप में जाना जाता है। थियो की वर्तमान छवि को देखते हुए यह एक उचित बहाना होना चाहिए। यदि संयोगवश वे आगे पूछताछ करें, तो समय आ गया है कि अधिक स्पष्ट हो जाएं। आखिरकार मूल कहानी की तुलना में भविष्य काफी बदल गया है। यह इस समय मेरी सबसे अच्छी चाल है। वैसे भी एमी, जिससे सबूत इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था, जल्द ही यहां पहुंच जाएगी। फ्रांसिस ने जहां साक्ष्य छिपाए थे, वहां उन्होंने धारणा विकार मंत्र रखा होगा, लेकिन ये कोई विशेष रूप से उत्कृष्ट मंत्र नहीं है, इसलिए इसे शीघ्र ही ढूंढ लिया जाना चाहिए। यहां तक कि मूल कहानी में भी स्टाफ जांच दल एक अप्रत्याशित शक्तिशाली डिबफ मंत्र के कारण इसे नहीं ढूंढ सके। एमी के शब्द याद आते हैं। उसने बताया कि एक छोटी बच्ची हमारी टीम पर नजर रख रही थी और भाग गई। वह निश्चित रूप से जासूसी में माहिर लग रही थी। ये स्पष्ट है कि वह कौन है। जंग वूही। यदि एमी जैसे जन्मजात हत्यारे को उसकी उपस्थिति का पता ही न चले, तो संदिग्धों की संख्या बहुत कम हो जाती है। और अगर वह 150 सेमी की एक दुबली पतली महिला हो, तो उसके लिए जंग वूही के अलावा कोई नहीं है। उनके चरित्र को देखते हुए वह केवल छात्रों की बातों से ही हमारा पीछा नहीं छोड़ती। क्या ये व्यक्तिगत जिज्ञासा है? क्या वह जादुई प्रभाव के कारण मुझमें रुचि रखती है? यदि यह जंग वूही की तीक्ष्ण अंतर्ज्ञान है, तो उसने निश्चित रूप से ध्यान दिया होगा जब मैंने व्यावहारिक मूल्यांकन के दौरान राल्फ पर जादू के प्रभाव का प्रयोग किया था। उस पल में मैं वापस आ गया हूँ, युवा स्वामी। एमी, जो वापस आ गई थी, ने मुझे प्रणाम किया। तुमने बहुत मेहनत की है। वह चीज, मैंने इसे सुरक्षित कर लिया है, युवा स्वामी। ये ठीक वही है जहां आपने मुझे बताया था। एमी ने मुझे पत्रों का एक बंडल दिया। मैंने एक किताब निकाली और उसे पढ़ा। पत्र एन्क्रिप्टेड था, बाकी सभी पत्र भी ऐसे ही थे। उनमें विशेष वर्ण भी थे जिनके कारण वे पढ़ने योग्य नहीं थे। लेकिन कोई तो है जो इस सिफर को डिकोड कर सकता है। जंग वूही। उन्होंने मूल कहानी में उन्हें डिक्रिप्ट किया, और उसके धार्मिक चरित्र को देखते हुए एक हत्यारे के रूप में भी वह झूठ नहीं बोलेगी। खैर, अगर वह झूठ भी बोलती है तो मैं एक डिक्रिप्शन विशेषज्ञ को बुला सकता हूं। मैंने रोक से कहा कि वह एक स्टाफ सदस्य को भेजकर जंग वूही को यहां ले आए। वह संभवतः अपने कमरे में प्रशिक्षण ले रही होगी। थोड़ी देर बाद जंग वूही भूमिगत पूछताछ कक्ष में पहुंचा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन जंग वूही अकेले नहीं थे जो वहां पहुंचे। कुल 6 लोग, नीके पील, जंग वूही, आयशा, एंड्रू और एशिल। वे सब आइए एक चौथाई चैप्टी का आनंद लें। अध्याय 50। पोकर फेस। एक नीके और उसका समूह हीरो विभाग के तहखाने में घुस गया और खुद को पूछताछ कक्ष में पाया। उनके सामने जो दृश्य था उसे देखकर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। थियो और रोक एक दूसरे के सामने खड़े थे। कांच की खिड़की के दूसरी ओर उन्होंने प्रशिक्षक फ्रांसिस को देखा, जिन्हें वे अच्छी तरह से जानते थे। वे टूटे हुए बैठे थे। यद्यपि वह बाहरी तौर पर सामान्य लग रहा था, लेकिन नीके और उसके समूह को यह स्पष्ट था कि कुछ गंभीर गड़बड़ है। वह पूरी तरह से परेशान है। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। हालांकि वहां मौजूद सभी लोग जानते थे कि थियो ने फ्रांसिस को एक संदिग्ध के रूप में फंसाया था। एशिल ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। क्या हो रहा है, प्रोफेसर जेम्स? थियो ने एशिल की बात बीच में ही रोक दी और अपनी नजर उस प्रोफेसर की ओर घुमाई जो नीके और अन्य लोगों को लेकर आया था। मैंने तुमसे जंग वूही को लाने के लिए कहा था। सिर्फ एक व्यक्ति। ओह। थियो के स्वर से आश्चर्यचकित होकर प्रोफेसर जेम्स अंततः बोलने से पहले हकलाने लगे। चूंकि हमने संदिग्ध को पकड़ लिया है, इसलिए मैंने सोचा कि प्रथम वर्ष की पूरी जांच टीम को साथ लाना सबसे अच्छा होगा।
जंग वूही को छोड़कर सभी को बाहर भेज दो। जेम्स की ओर देखे बिना ही थियो ने अपना ध्यान रोक की ओर लगाया, जो प्रभारी था। नीके और अन्य लोग जंग वूही को छोड़कर कांपने से खुद को नहीं रोक सके। समझ गया। जंग वूही को छोड़कर सभी छात्र पूछताछ कक्ष से बाहर चले जाएं। लेकिन आयशा ने थियो और रोक की ओर देखा, कुछ आभार की उम्मीद में। फिर भी थियो ने उसकी ओर एक नजर भी नहीं डाली। उसकी आंखों में तिरस्कार का लेशमात्र भी भाव नहीं था। वह वहीं खड़ा था, दोनों हाथों को एक दूसरे पर रखे हुए, और उसका पूरा ध्यान खिड़की के शीशे पर था। उन लोगों की कोई परवाह नहीं जिन्होंने उस पर संदेह किया था। रोक ने आंखें सिकोड़ ली, मुझे अपनी बात दोहराने पर मजबूर मत करो। अच्छा। अनिच्छा से पांचों नीके, पील, आयशा, एंड्रू और एशिल्ड पूछताछ कक्ष के दरवाजे की ओर बढ़े। जाने से पहले आयशा ने थियो की तरफ एक कांपती हुई नजर डाली, उसकी आंखें अनिश्चितता से भरी थीं। वह खड़ा रहा, उसकी बाहें अभी भी क्रॉस की हुई थीं। ये स्पष्ट था कि उनका उनसे बातचीत करने का कोई इरादा नहीं था। थियो के ठंडे व्यवहार ने उन सभी को चुप करा दिया। पूछताछ कक्ष से बाहर निकलते ही थियो ने अपना ध्यान जंग वूही की ओर लगाया। जंग वूही, क्या तुम मुझे इन अक्षरों को समझने में मदद कर सकते हो? ठीक है। उनका व्यवहार ठंडा रहा, लेकिन उनका स्वर विनम्र था। जंग वूही को उसका अजीब व्यवहार कुछ अजीब लगा, लेकिन वह उसके अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकी। कुछ भी हो, वह उस रहस्यमय आदमी से एक एहसान कमा सकती थी, जिसके गुण उसके जैसे थे। आखिरकार जंग वूही को प्रथम वर्ष की जांच टीम से कोई विशेष लगाव नहीं था। उसने तुरंत एक पत्र उठाया और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह। उसने पहले 3 पैराग्राफ जल्दी से पढ़ लिए, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। पूछताछ कक्ष में बेहोश प्रशिक्षक ही निस्संदेह अपराधी था, लेकिन उसे कैसे पता चला कि मैं इन कोडित अक्षरों को समझ सकता हूं? जिस प्रोफेसर ने उनसे संपर्क किया था, उनके अनुसार थियो ने विशेष रूप से उनसे सहायता का अनुरोध किया था। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह मेरी पहचान का पता लगा सके। जंग वूही ने इस तथ्य को बहुत ही सावधानी से छुपाया था कि वह इक्विलिब्रियम से जुड़ी हुई थी, एक हत्या समूह जो पूरे महाद्वीप में अधिकांश प्रमुख घटनाओं में शामिल था, और यह भी कि वह समूह के नेता की संतान थी। उसने ये सब छुपा कर रखा था, पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा था। एलेनिया अकादमी के हीरो विभाग से असाधारण ग्रेड के साथ स्नातक होने का आदेश मिलने के बाद वह संगठन के संपर्क में नहीं थी। जंग वूही ने थियो की ओर देखा, फिर जल्दी से अपनी नजरें हटा लीं। यह अजीब बात है। संगठन में केवल कुछ ही लोग उसकी असली पहचान से अवगत थे। स्वाभाविक रूप से अकादमी ने पूर्वी साम्राज्य से आने वाली एक व्यक्ति के रूप में उसकी मनगढ़ंत पृष्ठभूमि पर विश्वास किया। यह विचार मन में रखते हुए जंग वूही बोला, इससे आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस पत्र को जिस व्यक्ति के पास है वही अपराधी है। उसके मन में अनेक प्रश्न घूम रहे थे, लेकिन वह उन्हें कहने से बच रही थी। आसपास कई लोग थे, ओर्क्स, अपनी जान को पकड़े हुए दर्द से छटपटाती एक योगिनी, और प्रोफेसर। उद्धरण चिन्ह। जंग वूही ने थियो को शून्य दृष्टि से देखा। चाहे वह उसकी भावनाओं के प्रति अनभिज्ञता का नाटक कर रहा था या वास्तव में अनभिज्ञ था, जंग वूही उसके हाव भाव से उसकी भावनाओं को नहीं समझ सकी। मैं समझ गया। गहनता सराहनीय है। क्या आप बाकी अक्षर भी समझ सकते हैं? थियो ने सिर हिलाया। जरूर। जंग वूही ने तेजी से शेष अक्षर समझ लिए। कुछ भी नहीं बदला था। पूछताछ कक्ष में बंधा प्रशिक्षक निस्संदेह अपराधी था। यदि वह एक पत्र पढ़ने के बाद 99% निश्चित थी, तो अब वह सभी पत्रों की जांच करने के बाद 99.9% निश्चित हो गई। मुझे उसके साथ अलग से बातचीत करनी होगी ताकि पता चल सके कि वह कितना जानता है। यदि वह खतरा साबित हुआ तो वह उसे आसानी से खत्म कर सकती थी। 14 वर्ष की छोटी सी उम्र में भी ऐसा कार्य उसके लिए आसान था, क्योंकि उसके पास पहले से ही उच्च स्तरीय हत्यारे के कौशल थे। इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। जिस व्यक्ति ने इन पत्रों का आदान प्रदान किया है वही अपराधी है। इन शब्दों के साथ जंग वूही ने थियो और रोक की ओर देखा। प्रोफेसर रोक, आपके निर्देश। थियो ने अपनी दृष्टि रोक की ओर निर्देशित की। थियो की आंखों में एक छिपी हुई मुस्कान थी। इस आदमी को देखो। रोक के मुंह के कोने पर एक विकृत मुस्कान उभर आई। संदिग्ध की पुष्टि से लेकर गिरफ्तारी तक थियो ने स्वयं ही सब कुछ संभाल लिया था, लेकिन अनुवर्ती कार्रवाई को रोक के हाथों में छोड़ दिया था। छात्र जंग वूही, मैं यह नहीं पूछूंगा कि एक साधारण छात्र को उस सिफर टेक्स्ट का ज्ञान कैसे हो सकता है जो प्रोफेसरों को भी समझ नहीं आता। आप कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने इन पत्रों का आदान प्रदान किया वही दोषी है। क्या आप इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं? हाँ, समझा। रोक ने धीरे से सिर हिलाया।
किसी भी स्थिति में उन्हें जादुई कालकोठरी में स्थिति को तेजी से हल करने की आवश्यकता थी। इससे अधिक विलंब निस्संदेह हीरो विभाग की प्रतिष्ठा को गंभीर झटका देगा। तो फिर जंग वूही, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस पत्र की डिक्रिप्टेड सामग्री को तुरंत लिख दें। फ्रांसिस से पूछताछ अपेक्षा से अधिक तेजी से समाप्त हो गई। रोक एक अनुभवी पेशेवर थे। अपराधी के मुंह से सीधे ही अपराध स्वीकार करवाने के लिए रोक ने ये काम शारीरिक साधनों का सहारा लिए बिना ही पूरा कर लिया। उन्होंने फ्रांसिस की ओर वह गुप्त पत्र बढ़ा दिया और शाही राजधानी में अपनी प्रेमिका का उल्लेख किया, सावधानी बरतते हुए कि कोई सीमा न लांघी जाए। फिर फ्रांसिस ने अपना सिर नीचे किया और आरोपों को स्वीकार कर लिया। जैसा कि अपेक्षित था, कोई व्यक्ति बिना कारण के हीरो विभाग का प्रमुख प्रोफेसर नहीं बन सकता। स्वीकारोक्ति प्राप्त करने में 10 मिनट से अधिक समय नहीं लगा। इस प्रक्रिया में मेरी ज्यादा भागीदारी नहीं थी। इस बीच मैं अपनी जेब में रखे एम्प्लीफिकेशन ओक के साथ बेकार में खेलता रहा। इसके साथ ही एक मिशन पूरा हो गया। रोक बहुत सावधान था, लेकिन वह दूसरे के काम का श्रेय लेने वाला व्यक्ति नहीं था। इस बात की प्रबल संभावना थी कि वह जादुई कालकोठरी घटना के अपराधी और उसके लिए जिम्मेदार टीम को पकड़ने की घोषणा करेंगे। हालांकि अगर मेरी टीम की सफलता के बारे में बात फैलती है तो यह अवांछित ध्यान आकर्षित करेगा। इसके बाद से ऐसी घटनाएं और दुर्घटनाएं नियमित रूप से होने लगेंगी। इस कहानी के मुख्य प्रतिपक्षी टनिंग व्हाइट पर ध्यान केंद्रित करना मूर्खतापूर्ण कदम होगा। मेरी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उनकी धमकियां बहुत गंभीर थीं। इस घटना के बाद टनिंग व्हाइट द्वारा नीके को भी निशाना बनाया जाएगा। जनता को ये बताना बेहतर होगा कि प्रथम वर्ष की जांच टीम ने, जिसमें मैं शामिल नहीं हूं, अपराधी को पकड़ लिया है। वे इसे एक सकारात्मक विकास के रूप में देखेंगे, लेकिन मुझे इसके पक्ष और विपक्ष पर सावधानीपूर्वक विचार करना होगा। वे एक निर्दोष व्यक्ति को लगभग गिरफ्तार करने के अपराधबोध से ग्रस्त होंगे। यहां तक कि एंड्रू, जो मूल कहानी में टनिंग व्हाइट के प्रभाव में आ गया था, स्वाभाविक रूप से अच्छा स्वभाव रखता था। भले ही भविष्य बदल गया हो, लेकिन उसका सार वही रहेगा। केवल जंग वूही को बुलाकर बाकी लोग मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गए और उत्सुकता से मुझे देखने लगे। वे सबसे अधिक यही चाहते हैं कि मैं अपना मुंह बंद रखूं। एक नायक के लिए प्रतिष्ठा उसकी योग्यताओं के समान ही महत्वपूर्ण थी। अपने स्कूल के दिनों में एक निर्दोष व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाने वाले संदिग्ध के रूप में चिन्हित किया जाना उन्हें जीवन भर परेशान करता रहेगा। ये समझ में आता है। मेरे व्यवहार में अचानक आया बदलाव संदिग्ध है, लेकिन उनका आरोप अभी भी आरोप ही है। भले ही वे किशोरावस्था के मध्य में हो, भले ही उनका कोई बुरा इरादा ना हो, उन्हें अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना ही होगा। बेशक मेरा उन्हें सीधे तौर पर दंडित करने का कोई इरादा नहीं था। उस समय मैं गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से तर्कसंगत हूं। खैर, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे कालकोठरी में छोड़ दिया और भाग गए। उन्हें दंडित करने से केवल अस्थायी संतुष्टि मिलेगी, कोई दीर्घकालिक लाभ नहीं होगा। इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन वे इतने हताश हो सकते हैं कि कुछ कठोर कदम उठा लें। मुझे इसे कैसे संभालना चाहिए? मैंने संकाय जांच दल या अपनी टीम से नीके और अन्य लोगों द्वारा मुझे संदिग्ध बताए जाने के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने संकाय जांच दल और अपनी टीम से ये भी कहा कि वे इस बात का उल्लेख न करें कि अपराधी को पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी है। किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। इसके बजाय उन्होंने बस मुझे एक हल्की सी नज़र से देखा। मुझे किस तरह की कीमत मांगनी चाहिए? चलो इस पर थोड़ा और विचार करते हैं। ये बात ध्यान में रखते हुए मैं अपनी टीम को पूछताछ कक्ष से बाहर ले गया। 2/4 चैप्टी का आनंद लें। अध्याय 51, पोकर फेस 2। पूछताछ कक्ष के बाहर का माहौल शांत था। मैंने अपने आसपास का जायजा लिया। फुटबॉल और बेसबॉल जैसे खेलों में व्यस्त कुछ छात्रों के अलावा वहां और कोई नजर नहीं आ रहा था। उनमें से अधिकांश लोग छात्रावास या प्रशिक्षण मैदान में होंगे। यद्यपि हीरो विभाग अवकाश पर था, फिर भी स्कूल कैफेटेरिया खुला रहा। हमारी टीम ने छात्र कैफेटेरिया में देर से दोपहर का भोजन करने का निर्णय लिया। हालांकि एक महत्वपूर्ण बिंदु था जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता थी। मुझे कप्तान कहकर संबोधित न करें। कृपया मेरे नाम का प्रयोग करें। मैं किसी भी अनजाने चूक को रोकना चाहता था। यदि अन्य छात्र कैप्टन शब्द सुन ले तो उन्हें ये निश्चित रूप से अजीब लगेगा। ये घोषणा करना आवश्यक था कि जादुई कालकोठरी की घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को नीके के नेतृत्व वाली प्रथम वर्ष की जांच टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां तक मेरा प्रश्न है, प्रतिष्ठा अंक प्राप्त करने का अवसर चूकना मेरे लिए शर्म की बात थी। हालांकि यह मेरी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था।
अगर मैं इस समय टर्निंग व्हाइट का शिकार हो जाता तो मेरे मरने की 100% संभावना थी। नई को मेरी ढाल बनना होगा। लेकिन सबसे बुरी स्थिति तो ये होगी कि नीके की जांच टीम घबरा जाए और कोई कठोर कदम उठा ले। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता हीरो विभाग से उत्कृष्ट ग्रेड के साथ स्नातक होना था, न कि उनके प्रयासों को कमतर आंकना। बहरहाल प्रथम वर्ष की जांच टीम के सदस्य ही वे लोग थे जो अकादमी के लिए आने वाले खतरों का सामना करेंगे। मैंने अपने साथियों की ओर देखा। मैं एक बार फिर माफी मांगना चाहता हूं। आज जो हुआ उसकी कहीं चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसे पूरी तरह से छुपाएं। स्वाभाविक रूप से कोई भी हमारी उपलब्धियों को स्वीकार नहीं करेगा। मुझे अफसोस है कि मुझ पर भरोसा करने और मेरा अनुसरण करने के बदले में मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूं, मैं किसी दिन ये कर्ज चुकाऊंगा। सूखे गले के बावजूद मैंने अपनी बात धैर्य के साथ कही। नोक्ट ने विचारमग्न होकर मेरी ओर देखा। हालांकि थियो, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं कारण नहीं बता सकता। नहीं, बल्कि क्या तुम ठीक हो? तुम काफी परेशान लग रहे हो। सच कहूं तो तुम्हें सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। अन्य ऑर्क्स ने सहमति में सिर हिलाया। क्या वे ये भी नहीं पूछेंगे कि क्यों? अंधे मूर्ख, कम से कम उन्हें तो गुस्सा आना चाहिए। नहीं, ये कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर सांस लेने के बाद मैंने सही शब्द खोजे। मैं उन्हें यह नहीं बता सका कि मैं टर्निंग व्हाइट से ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। मैं बस इतना कह सकता हूं कि यह टीम के लिए एक बलिदान है। आप सभी का धन्यवाद। ये शब्द कहने के बाद मैंने अपनी नजरें घुमाई और कहा, लेकिन मैं ये कर्ज चुकाऊंगा जब तक मेरी सांस चलती रहेगी। ये वह दिन था जिसने सचमुच हमारी योद्धा भावना को परिपूर्ण कर दिया, है न, मेरे भाइयों? नोकटार ने अपने नुकीले दांत दिखाते हुए अपनी निगाहें ऑर्क्स की ओर निर्देशित की। वास्तव में यह एक ऐसा दिन था जिसने लंबे समय के बाद हमारे खून में आग लगा दी। अगर आपको फिर से हमारी मदद की जरूरत पड़े तो हमें बताइएगा। हालांकि हमारी त्वचा और रूप अलग हैं, फिर भी हम अब साथी हैं, है ना? वे सभी सहमत हो गए। मैंने सिएना के कंधे को पकड़ लिया, जो एमी पर झुकी हुई थी और बीच बीच में कराहे निकाल रही थी। सिएना, उफ, ह्यूयुक। मैंने एक बार फिर मैजिक नुलिफिकेशन का उपयोग करने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा लगा कि इसके दुष्परिणाम अभी भी बने हुए हैं। मैं सिएना का बहुत बड़ा ऋणी था, लेकिन यहां मैं और कुछ नहीं कर सकता था। एमी, उसे वापस छात्रावास में ले जाओ। हाँ, युवा स्वामी। एमी ने अपना सिर झुका लिया। मैंने बोलना जारी रखा, और रास्ते में कीमिया की दुकान पर रुको, कुछ थकान दूर करने वाली औषधियां खरीदो और उन्हें उसे पिला दो। यह मुझ पर छोड़ दीजिए, युवा स्वामी। क्या आपके पास कोई और आदेश है? नहीं, कोई नहीं। तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना, एमी। बाद में मिलते हैं। एमी तेजी से गायब हो गई और सिएना को अपने साथ ले गई। मुझे आशा है कि यह कोई गंभीर बात नहीं थी। हालांकि मुझे बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन अब जबकि मिशन पूरा हो चुका था, मुझे लगा कि ऑर्क्स के साथ भोजन करना उचित होगा। मैं ऑर्क्स के साथ साथ छात्र कैफेटेरिया की ओर बढ़ा। इस बीच मुझे नीके और अन्य लोगों के बारे में क्या करना चाहिए? मैं पहले उनके पास नहीं जाऊंगा। मैं ऐसा करने की योजना नहीं बना रहा हूं, लेकिन यदि पीड़ित पहले पहुंच जाए तो अपराधी सोच सकते हैं कि ओह, इस व्यक्ति ने मुझे पहले ही माफ कर दिया है। अधिकांश लोग ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि नीके और उसका समूह दुर्भावनापूर्ण है। अधिकांश मनुष्य ऐसा ही सोचते हैं। इसलिए मैं उनसे संपर्क नहीं करूंगा। अगर मुझे माफी भी मिलती है तो वह सच्ची होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि अगर वे माफी मांगें तो मैं सच्चे दिल से की गई माफी स्वीकार करूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वे मेरे सामने झुकें। हम अकादमी से स्नातक होने तक साथ रहेंगे। जब हम इस पर काम कर रहे हैं तो कुछ चरित्र विकास प्रदान करना बुद्धिमानी होगी। मैंने इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। उन्होंने मुझे धोखा नहीं दिया। ये तो बस संकीर्ण दृष्टिकोण वाले युवा भेड़ों का अज्ञानतापूर्ण व्यवहार था। इसलिए यदि वे ईमानदारी से माफी मांगते हैं तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। एक बार अपनी राय जाहिर कर देने के बाद उसे बदलना किसी के लिए आसान नहीं होता। ऐसा व्यक्ति मिलना दुर्लभ है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करे और उन पर पछतावा करे। एक तरह से यह एक परीक्षा है जो मैं उनके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भले ही मुझे उनसे तुरंत कुछ न मिले, लेकिन शीर्ष नाम वाले पात्रों का मुझ पर कर्ज होना काफी उपयोगी हो सकता है। एक और भोजन। मेरे दोस्तों, जैसा ही कैफेटेरिया में पहुंचने पर मैंने ऑक भोजन का ऑर्डर दिया। स्टाफ सदस्य के सामने ऑक्स को अपना मित्र कहना ट्विस्टेड नोबल की गरिमा को ट्रिगर करने जैसा प्रतीत हुआ।
मेरे अंदर एक झंझनाहट सी दौड़ गई, लेकिन मैंने खुशी के साथ इसका स्वागत किया। इस दुनिया में अब अकेले न होने की खुशी उससे कहीं अधिक थी। एक संतोषजनक भोजन के बाद मैं और ऑक्स छात्र कैफेटेरिया से बाहर निकल गए। मैं अभी भी अपने शरीर में युद्ध की गर्मी महसूस कर सकता हूँ। तुम भी? ओह, मैं भी। चलो ट्रेनिंग ग्राउंड चलते हैं। संदिग्ध की हरकतों से मुझे एक नई तकनीक सूझी। उफ, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। खैर, मुझे कुछ नया सूझा। हम हीरो विभाग के प्रशिक्षण मैदान की ओर बढ़े। एक गहन प्रशिक्षण सत्र के बाद मैं छात्रावास लौटने वाला था। थियो, 3 आदमी मेरे सामने आए। नीके, एंड्रू और एशिल्ड। वे कब से इंतजार कर रहे हैं। उनके इरादे स्पष्ट थे। हालांकि मैंने इसे जाहिर नहीं होने दिया और अपनी सामान्य भावशून्य निगाह से उन्हें देखा। यह क्या है? हमें कुछ चर्चा करनी है। क्या हम बात कर सकते हैं? नीके ने संकोच से पूछा, जबकि एंड्रू और एशिल्ड ने गंभीर भाव धारण करते हुए अपनी आंखें नीची कर रखी थीं। चलो कोई और एकांत स्थान ढूंढते हैं। चारों ओर बहुत सारी जिज्ञासु आंखें थीं। अगर नीके अकादमी के बीचों बीच कोई तमाशा खड़ा कर दे तो सबका ध्यान उसकी ओर जाएगा। देखने वालों का ध्यान उसकी ओर जाएगा और वे शायद यह अनुमान लगा पाएंगे कि जादुई कालकोठरी वाली घटना को मैंने ही सुलझाया था। इससे बचना आवश्यक था। तीनों की आंखों में जीवन की चमक लौट आए। ठीक है, कहीं भी ठीक है। हम कहाँ जाएंगे? क्या वे पहले से ही जानते थे कि मैं उन्हें माफ कर दूंगा? उनके पाप इतने गंभीर थे कि उन्हें माफ नहीं किया जा सकता था। वह कमरा जहां हम आज सुबह गए थे। चलो वहां चलते हैं। ठीक है, नीके, एंड्रू और एशिल्ड ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। हीरो विभाग का विशिष्ट छात्रावास। हम नीके के कमरे पर पहुंचे। तुरंत नीके ने अपना सिर नीचे झुका लिया। जांच दल के नेता के रूप में मैं सावधानी बरतने में विफल रहा। मुझे ऐसा कभी नहीं होने देना चाहिए था। मैं सभी की ओर से माफी मांगता हूँ। मैं शर्म से अपना सिर भी नहीं उठा सकता। मैंने अपने शरीर को हीरो बनने के लिए प्रशिक्षित किया, लेकिन मेरा दिमाग बच्चों जैसा अपरिपक्व ही रहा। मुझे सचमुच बहुत अफसोस है। मैं क्षमा चाहता हूँ और प्रायश्चित करूंगा। मुझे लगा था कि आप ऐसा कर सकते हैं। कृपया मेरे इस अपमानजनक व्यवहार को क्षमा करें। एंड्रू और एशिल्ड ने भी गहरा प्रणाम किया। ये ईमानदार लगता है। हीरो विभाग के छात्र अपने गौरव के लिए जाने जाते हैं और शीर्ष छात्र तो और भी अधिक गौरव के लिए जाने जाते हैं। नीके थोड़ा सा सहज स्वभाव का था और एशिल्ड एक सरल दिमाग वाला लड़का था जो जटिल मामलों को नापसंद करता था। लेकिन एंड्रू, क्या वह हमेशा से ही इस तरह का व्यक्ति था? वह दूसरों के सामने झुकने से घृणा करते थे, केवल पेल के बाद दूसरे स्थान पर। वैसे भी मैं सिर्फ माफी मांगकर उन्हें छोड़ नहीं सकता था। मुझे ये स्पष्ट करना होगा। ठीक है, मैं आपकी माफी स्वीकार करूंगा। वास्तव में तीनों की आंखें चमक उठीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। अगर मैं असली अपराधी को न पकड़ता तो क्या होता? मुझे तो बेशक तकलीफ होती। मेरे नजरिए से सोचो। मुझे माफ करें। 3 साल का बच्चा भी माफी मांग सकता है। महत्वपूर्ण बात है कार्रवाई। लगातार प्रयास से नकारात्मक भावनाएं बदल सकती हैं। थियो, हम इसे पीछे छोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? नीके ने सबसे पहले पूछताछ की, उसके बाद एंड्रू और एशिल्ड आए, जो रोने की कगार पर थे। वास्तव में मैं नीके के साथ एक निश्चित समझ साझा करता हूं। आपको स्वयं इस पर विचार करना चाहिए। क्या आप सोचते हैं कि मैं इतना मूर्ख हूं कि अपनी इच्छाओं को पहले ही प्रकट कर दूं? सबसे अच्छा ये होगा कि पहले उनसे प्रस्ताव प्राप्त किया जाए। बच्चों, ध्यान से सोचो। आयशा पूछताछ कक्ष से लौटी और तुरंत कांपती हुई अपने कक्ष में चली गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि थियो जादुई कालकोठरी की घटना के पीछे के अपराधी को पकड़ लेगा। अब उसका क्या इंतजार है? उसका मन भ्रम और भय से घबरा गया। मैं वाल्डेओर परिवार का मुखिया बन रहा हूं। क्या मजाक है? यह असंभव था। थियो को शुरू से ही उसके इरादों पर शक रहा होगा। परिवार के मुखिया का पद हथियाने की उसकी मंशा। अपराधी को फौरन पकड़ लेना उसकी काबिलियत का सबूत है। भले ही वह मुखिया बन गई, एक निर्दोष छात्र को फंसाने का कलंक उसे जीवन भर सताता रहेगा। फिर भी ऐसे यथार्थवादी विचार शीघ्र ही लुप्त हो गए। जल्द ही उसके दिल में दबी हुई भावनाएं हावी हो गईं। थोड़े समय में थियो के साथ बिताए गए अनगिनत पल उसके मन में उमड़ पड़े। वे पूर्वी जंगल में गए, जहां उन्होंने उसे गिरने से ठीक पहले बचाया। वे लोग एक साथ क्लब समारोहों में शामिल होते थे। उसे याद आया कि जादुई कालकोठरी वाली घटना के दौरान उसने उसकी जान बचाई थी। एक बार फिर उसने खुद को उसके प्रति ऋणी पाया। अब वे सुखद यादें मृगतृष्णा की तरह लुप्त होती प्रतीत हो रही थीं। सब कुछ खत्म हो गया था।
उसके दिल के किसी कोने में छिपी उसके प्रति असुरक्षा और हीनता की भावनाओं ने सब कुछ नष्ट कर दिया था। क्लिक क्लिक, आयशा ने अपने मैनिक्योर किए हुए नाखूनों को कुतरना शुरू कर दिया। यह एक आदत थी जो उसने बचपन में विकसित की थी, जो उसकी चिंता का प्रकटीकरण था। नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। पिछले 3 वर्षों से वह इस आदत के शिकार नहीं हुई थी, लेकिन अब तर्कशीलता भी उसे रोक नहीं पा रही थी। जैसे आयशा ने अपने एक हाथ के सारे नाखून काट लिए थे। दस्तक दस्तक दस्तक, दस्तक की आवाज गूंज उठी। ओह, इस सप्ताह के अंत में वेबसाइट पूरी तरह से बंद हो जाएगी। मैं रात भर में अपडेट सेट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन सर्वर को ठीक से सेट होने में 48 घंटे लगते हैं, इसलिए मुझे उन लोगों से खेद है जो उस समय पढ़ते हुए पकड़े गए। हालांकि कई रिफ्रेश काम करते हैं। मैं संभवतः सप्ताह के लिए अध्याय रिलीज को पहले ही पूरा कर लूंगा, फिर परिवर्तनों को लागू करने से पहले अगली रात तक प्रतीक्षा करूंगा। 3/4 चैप्टर का आनंद लें। अध्याय 52, पोकर फेस 3। एक हल्की दस्तक से आयशा चौंक गई और वह अपनी सीट से उछल पड़ी। ये कौन हो सकता है? उसे डर था कि कहीं कोई उसकी बदसूरत शक्ल और उतना ही बदसूरत दिल न देख ले। कौन है वहां? आयशा ने दरवाजे की ओर धीरे से फुसफुसाया। यह मैं हूं, आयशा। दूसरी तरफ से एंड्रू की आवाज आई। सावधानी के साथ आयशा ने दरवाजा खोला तो देखा कि नीके, एंड्रू और एशिल्ड बाहर इंतजार कर रहे थे। तुमने तो दरवाजा भी बंद नहीं किया। एंड्रू अपनी बात पूरी नहीं कर सका। आयशा का हमेशा की तरह सुसज्जित रूप कहीं नजर नहीं आया। उसके बाल बिखरे हुए थे, मानो वह उन्हें नोच रही हो, और उसकी नमीयुक्त त्वचा सूखी और खुरदरी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ ही घंटों में 10 साल बूढ़ी हो गई हो। अचानक एंड्रू वास्तविकता में लौट आया। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, आयशा ने उत्तर दिया, हालांकि उसका रूप कुछ और ही बता रहा था। उसकी आंखें एक भयभीत बच्चे की तरह बड़ी हो गईं, अनियंत्रित रूप से कांपने लगीं और उसका शरीर कांपने लगा। आयशा, हमने अभी अभी थियो से माफी मांगी है। वह अभी भी यहीं है। शायद तुम्हें भी उससे मिलना चाहिए। मैं समझ गई। आयशा ने कांपती आंखों से नीके, एंड्रू और एशिल्ड की ओर देखा। लेकिन उनके चेहरे पर उदासी थी, क्योंकि उन्होंने अभी अभी माफी मांगी थी। क्या उन्हें क्षमा नहीं मिली? आयशा के मन में एक विचार कौंधा, मानो बिजली कौंध गई। वह ये नहीं पूछ सकी कि उन्हें माफ किया गया या नहीं। वे तीनों सीधे तौर पर माफी मांगने गए थे, न केवल इसके बारे में सोचा बल्कि कार्रवाई भी की। तुलनात्मक दृष्टि से वह बहुत दयनीय थी। जब वे थियो से माफी मांग रहे थे, तब वह अपने कमरे के एक कोने में बैठी डर और चिंता से कांप रही थी। आयशा ने उसके गालों पर थप्पड़ मारा, एक ऐसी हरकत जो वह सामान्य परिस्थितियों में दूसरों के सामने कभी नहीं करती। लेकिन अभी उसे दूसरों की निगाहों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर मुझे माफ भी न किया जाए तो भी मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। मैं भाग नहीं सकता। मैं वाल्डेउर परिवार का सदस्य हूं और मैं हीरो बनना चाहता हूं। इस नए संकल्प के साथ आयशा ने तीनों व्यक्तियों को देखा। उसकी आंखें अभी भी कांप रही थीं। थैंक यू। वह शायद नीके के कमरे में है। जल्दी जाओ। एंड्रू की बेचैनी स्पष्ट थी जब उसने अपनी नजर आयशा की ओर घुमाए और एशिल्ड ने भी उसका अनुसरण किया। मैं समझता हूँ। कांपते हुए आयशा ने एक के बाद एक कदम उठाने का साहस जुटाया। वह उस कमरे की ओर बढ़ी जहां थियो के होने की संभावना थी। दरवाजा चरमरा कर खुला। घबराई हुई आयशा कमरे में दाखिल हुई। उसकी चिंतित, कांपती आंखें मेरी आंखों से मिली। वह डरी हुई है। यहां तक कि पर्यवेक्षक की आंख के बिना भी मैं इसे महसूस कर सकता था। शायद यह उसका पीला रंग और लाल आंखें थीं, जो किसी शिकारी द्वारा पकड़े गए खरगोश जैसी लग रही थीं। उद्धरण चिन्ह। मैंने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा और अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे सामान्य से अधिक ताकत से अपनी निगाहें उसकी ओर घुमाईं। ईमानदारी से कहूं तो मुझे उसके प्रति कोई सहानुभूति महसूस नहीं हुई। उन 6 लोगों में से आयशा ही थी जिसने मुझे सबसे ज्यादा धोखा दिया था। इस दुनिया में आने के बाद मुझे लगा कि मैंने नोक्टार और आयरीन का अनुसरण करते हुए उसके साथ काफी बातचीत की है। लेकिन सच तो यह है कि इसमें सिर्फ पील ही अग्रणी नहीं था, आयशा भी इसमें बराबर की भागीदार थी। वह झिझकते हुए मेरे पास आए। आयशा के होंठ कई बार कान पे, मानो वह सही शब्द खोजने के लिए संघर्ष कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। फिर भी मैंने शांत भाव बनाए रखा और बस उसे देखता रहा। कुछ समय बाद, मुझे माफ कर दो। धमाका। आयशा मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। मुझे माफ कर दो थियो। मुझे कभी इतना भयानक काम नहीं करना चाहिए था। कृपया मुझे माफ कर दो। उसका सिर नीचे झुक गया और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे।
उद्धरण चिन्ह। वाह वाह, क्या आश्चर्य हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह घुटने टेकेगी। उसकी हरकत ने मुझे मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक अचंभित कर दिया। यदि यह ट्विस्टेड नोबल की डिग्निटी न होती तो शायद मैं अपना संयम खो देता। लेकिन फिर भी वह घुटनों के बल बैठ गई। इस क्षण में आयशा को कितना अपमानित महसूस हो रहा होगा। इस दुनिया में घुटने टेकने का एक खास मतलब था। इसका मतलब था दूसरे व्यक्ति के फैसले को बिना शर्त स्वीकार करना। मूल कहानी में ऐसी स्थितियां दुर्लभ थीं। ज्यादातर खलनायक घुटने टेकने के बजाय मरना पसंद करते थे, बल्कि अपना सिर चढ़ा देते थे। ये कितना अपमानजनक होगा। हालांकि आयशा दूर की रिश्तेदार है, फिर भी वह वाल्डेउर परिवार की सदस्य है। निस्संदेह वह एक कुलीन है, और अपने दूर के परिवार की आशा के रूप में आयशा ने छोटी उम्र से ही एक संपूर्ण कुलीन शिक्षा प्राप्त की थी, जिससे वह अधिकांश कुलीनों की तुलना में अधिक परिष्कृत बन गई थी। लेकिन आयशा एक चालाक लड़की थी। क्या आप अपने कार्यों के निहितार्थ समझते हैं? मैंने सोचा कि वह संकट से बचने के लिए घुटने टेक सकती है। अजनबी लोग मुझसे कह सकते हैं कि मैं एक बच्चे के प्रति बहुत क्रूर हो रहा हूं और मुझे हृदयहीन कह सकते हैं। मुझे परवाह नहीं है। इस भाग को स्पष्ट रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है। आयशा ने अपना सिर उठाया और मेरी नजरों से नजरें मिलाईं। हाँ, इसका मतलब क्या है? आयशा ने अपने गुलाबी होंठ काटे। आगे बढ़ो, मुझे जितनी सजा देना चाहो दो, लेकिन आज सुबह जो हुआ उससे भूल जाओ। मुझमें जरा भी शर्म नहीं है, लेकिन मैं बस शांति से अकादमी से स्नातक होना चाहता हूँ। जवाब देने के बजाय मैं आयशा की आंखों में देखता रहा। उसकी कांपती हुई निगाहें मेरी निगाहों से मिलीं। वह सच्ची है। मैं उससे जितना चाहूं उतना दंड दूं। यह मेरी अपेक्षा से बेहतर सौदा था। आयशा एक होनहार पात्र थी, जो एक दिन वाल्डेर्क परिवार की मुखिया बनने वाली थी। वर्तमान में वह एलिनिया अकादमी की आदर्श भी थीं। उनकी छवि अच्छी है, वे सार्वजनिक छवि बनाए रखने में कुशल हैं, तथा विभिन्न स्थानों पर उनके संपर्क हैं। भले ही मैंने उसे तुरंत सजा न दी हो और केवल उसका कर्ज चुका दिया हो, तब भी वह अविश्वसनीय रूप से उपयोगी साबित होगी। आयशा जैसी शख्सियत का इस्तेमाल करने के अनगिनत तरीके थे। कुछ मायनों में वह नीके से भी ज्यादा मूल्यवान थी। ठीक है, क्या आप मुझे माफ कर रहे हैं? आयशा की आंखों में आशा की एक चमक दिखाई दी। नहीं, मैंने अपने होठों को मोड़कर मुस्कुरा दिया। तो मुझे क्या करना होगा? तुम मुझे क्या समझते हो? तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। ये समय और भावनाओं की बर्बादी है। हूँ। आयशा ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मैंने चुप्पी साधे रखी। इसके बजाय मेरी मदद करने की कोशिश करो। मेरा मानना है कि कड़ी मेहनत से नकारात्मक भावनाओं को भी सकारात्मक में बदला जा सकता है। मैं 100 शब्दों से ज्यादा काम करना पसंद करता हूँ। आयशा ने अपनी आंखें लाल करके मेरी ओर देखा। मैं सचमुच कोशिश करूंगा। मैं अपने कार्यों से खुद को साबित करूंगा। कृपया मुझ पर विश्वास रखें। ये कहकर वह एक बार फिर अपना सिर झुकाकर रोने लगी। मैं तुम पर नजर रखूंगा। ये शब्द कहकर मैं चुप हो गया, आयशा की ओर देखते हुए, जो लगातार रो रही थी। हाय, अब मैं क्या करूं? मैंने सोचा कि आयशा का उपयोग कैसे किया जाए। बहुत सारी संभावनाएं थीं, उनमें से कोई भी स्पष्ट नहीं थी। मुझे याद आया, जल्द ही आयशा को इस्तेमाल करने के लिए एक जगह मिल गई। वह और मैं एक पारस्परिक रूप से लाभकारी रिश्ता बना सकते हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि मैंने काफी कुछ कर लिया है। उसे और अधिक दबाव डालने से वह चरम निर्णय लेने पर मजबूर हो सकती है। इससे पूरी तरह से मेरा नुकसान होगा। उठना। मैंने अपना हाथ आयशा की ओर बढ़ाया, जो अभी भी घुटनों के बल बैठी रो रही थी। हाँ, आयशा ने अपनी आंसू भरी आंखें मेरी ओर उठाईं। मेरे हाथ में दर्द है। हाँ, आयशा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और तुरंत खड़ी हो गई। वह सचमुच डर गई होगी। उसके सारे नाखून कुतर दिए गए थे। मूल कहानी में आयशा को चिंता होने पर अपने नाखून काटने की आदत थी। मैंने आयशा को भी अपना ऋणी बनाने में सफलता प्राप्त की। अब केवल पेल ही बचा है, लेकिन नीके और आयशा का आगे आना मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक है। यदि पील अन्य लोगों की तरह माफी मांगने में विफल रहती है, तो मैं उसे महत्वहीन मानूंगा। और जंगवूही को अकादमी या किसी अन्य स्थान से कोई मजबूत जुड़ाव महसूस नहीं होता। इस समय उसके पास कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी वह परवाह करती हो। वह केवल जानकारी प्राप्त करने के लिए जांच दल में शामिल हुई थी। मुझ पर अनुचित आरोप लगाने से उसे कोई अपराधबोध या बेचैनी महसूस नहीं होगी। चारों नीके, एंड्रू, एशिल्ड और आयशा के शब्दों और कार्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि जंगवूही ने दूसरों को कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी है,
जिसमें ये तथ्य भी शामिल है कि उसने कोड डिक्रिप्शन में मेरी सहायता की थी। अभी के लिए मैं जंग वूही को छोड़ दूंगा। वो मारने से नहीं हिचकिचाती। बहुत मुमकिन है कि मैं उससे बेवजह भड़का दूं और खुद को खतरे में डाल लूं। लेकिन वह जल्द ही मुझसे संपर्क करेगी। आखिरकार मैंने साफ कर दिया कि मुझे उसकी असली पहचान पता है। कोई मूर्ख भी यह बात समझ सकता है। इस बीच आयशा, वह मेरा हाथ कब छोड़ेगी? अब छोड़ देने का समय आ गया है। आह आह, हाँ, आयशा ने जल्दी से मेरा हाथ छोड़ दिया। किसी भी स्थिति में मुझे विश्वसनीय सहयोगी मिल गए हैं जो मेरे प्रयासों का पूरे दिल से समर्थन करेंगे। जहां तक पेल का सवाल है, मैं उसके अगले कदम के बारे में उत्सुक हूं। 4/4 इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। चैप्पी का आनंद लें। अध्याय 53 पोकर फेस 4 काइरेन ज़ेना क्रॉनिकल्स गेम में अनगिनत प्राणी हैं जिनके पास असीम शक्ति है, जैसे राक्षस राजा और प्राचीन ड्रैगन, जो महाद्वीप में विनाश लाने में सक्षम है। इनमें सबसे प्रसिद्ध सत्ता दानव है। आर्कडेमन राक्षसों में एक राक्षस वह शब्द है जिसका प्रयोग राक्षस क्षेत्र में राक्षस राजा के बाद दूसरे स्थान पर आने वाले राक्षस को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। जैसा कि शीर्षक से पता चलता है, आर्कडेमन्स अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। नश्वर जगत में केवल कुछ चुनिंदा शीर्ष स्तरीय नायक ही महादानव का सामना कर सकते हैं। हालांकि ये केवल नश्वर क्षेत्र में ही सत्य है। राक्षस लोक में शायद ही कोई ऐसा प्राणी है जो महादानव को चुनौती दे सके। यदि किसी को चुनना हो तो वह प्राचीन ड्रैगन होंगे, जिनकी आयु बहुत अधिक है। दानव राजा ने सैकड़ों वर्षों से खुद को नहीं दिखाया है। परिणामस्वरूप नश्वर क्षेत्र में काइरेन ज़ेना महाद्वीप में महादानव भय का प्रतीक बन गए हैं। ये भारी भय अक्सर उन्हें पूजा की वस्तु में बदल देता है। अधिकांश देशों में राक्षस पूजा एक बड़ा अपराध है। यदि पता चल गया तो न केवल उपासक बल्कि उनके पूरे परिवार का सफाया कर दिया जाएगा। इतनी कठोर सजा के बावजूद सभी को राक्षस पूजा में शामिल होने से रोकना असंभव है। बहुत से लोग, जिनमें अंधकार में जादूगर और हताश लोग भी शामिल हैं, अंततः राक्षसों की पूजा करने लगते हैं। स्वाभाविक रूप से महादानवों के साथ अनुबंधों के बारे में शहरी किंवदंतियां व्यापक हैं, और कभी कभी ये किंवदंतियां सच साबित होती हैं। एक ऐसा मामला था जिसमें 70 वर्षीय एक व्यक्ति ने अकेले ही साम्राज्य के शाही शूरवीरों का सामना किया। एक 10 वर्षीय मानव बालक ने एक उच्च पदस्थ नायक की हत्या कर दी। एक निम्न श्रेणी के नौकरशाह ने एक महादानव के आकर्षण का उपयोग करके पूरे राज्य को नियंत्रित किया। इस प्रकार जो लोग महादानवों के साथ अनुबंध करते हैं, उन्हें अप्राकृतिक शक्ति प्राप्त होती है। उनके कार्यों से कभी कभी पूरा महाद्वीप खतरे में पड़ जाता है। एक सदी से भी अधिक समय से आधुनिक विश्व में कोई भी महादानव ठेकेदार सामने नहीं आया है। सटीक रूप से कहें तो जैसे ही वे प्रकट होते हैं, जब उनकी शक्ति सबसे कमजोर होती है, उन्हें समाप्त कर दिया जाता है। जैसे जैसे कट्टर राक्षस धीरे धीरे ठेकेदार के व्यक्तित्व को ग्रसित करते जाते हैं, उनके चरित्र और रूप में परिवर्तन स्पष्ट होने लगते हैं। किसी ठेकेदार की पहचान करने का सबसे विश्वसनीय तरीका उसके नग्न शरीर की जांच करना है। ठेकेदार के शरीर पर कहीं न कहीं संबंधित राक्षस का निशान दिखाई देता है। नीचे के कमरे से निकलकर मैं रोक से मिलने गया। उन्हें कागजी कार्रवाई में परेशानी हो रही थी क्योंकि घटना के बाद का काम आसान नहीं था। तो आप चाहते हैं कि मैं घोषणा करूं कि प्रथम वर्ष की जांच टीम ने, न कि आपकी टीम ने, जादुई कालकोठरी की घटना के पीछे के अपराधी को पकड़ लिया है? हाँ, कृपया वहां गवाह हो सकते हैं, इसलिए मैं इसकी सराहना करूंगा यदि आप उन लोगों पर कड़ी नजर रख सके जो आसपास हैं। मैंने शांतिपूर्वक जवाब दिया। फ्रांसिस पर काबू पाने से पहले मैंने एमी को उस क्षेत्र का पता लगाने के लिए भेजा था, लेकिन वहां कुछ भी असामान्य नहीं था। संभवतः कोई गवाह नहीं होगा। ठीक है, वैसे भी ज्यादातर कर्मचारी बाहर हैं, इसलिए मुट्ठी भर से ज्यादा गवाह नहीं हो सकते। रोक ने ये कहा और एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, फिर भी अपराधी आधे दिन से भी कम समय में पकड़ा गया। जांच दल के प्रतिनिधि के रूप में मैं कुछ इनाम देना चाहूंगा। मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं और मैं उचित सीमा के भीतर उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैंने एक पल के लिए सोचा। आप क्या चाहते हैं? रोक ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मैंने जल्दी से अपना दिमाग लगाया। मुझे क्या मांगना चाहिए? हालांकि रोक के व्यक्तित्व को देखते हुए मुझे उससे कोई बड़ी चीज नहीं मांगनी चाहिए। इसके अलावा मुझे कोई बहुत अधिक दिखावटी चीज नहीं मांगनी चाहिए। उदाहरण के लिए छुट्टी मांगना तो प्रश्न से बाहर होगा। वह इसे मंजूर तो कर देंगे, लेकिन इसे केवल उपस्थिति के रूप में गिना जाएगा और इससे मेरे ग्रेड में कोई मदद नहीं मिलेगी। इससे मेरी प्रतिष्ठा पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एलिनिया अकादमी में सेमेस्टर के दौरान छुट्टी लेना बहुत दुर्लभ है। ये बहुत अधिक उभर कर सामने आएगा। तो फिर ये है। मैंने अपना मुंह खोला। अगले व्यावहारिक मूल्यांकन अवशेष अन्वेषण के दौरान कृपया मेरी टीम को कालकोठरी में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति बनाएं। रोक ने एक क्षण के लिए सोचा। मैंने तटस्थ भाव से उसकी ओर देखा। वह तो बस सोचने का नाटक कर रहा है। यह अनुदान देने के लिए पर्याप्त से अधिक होना चाहिए। हीरो विभाग के व्याख्यान प्रति सेमेस्टर कुल 16 सप्ताह में विभाजित हैं। इस सप्ताह अवकाश है, लेकिन ये छठा सप्ताह है। अगले सप्ताह 7वें सप्ताह अवशेष अन्वेषण है। कार्य सरल है, बस प्रशिक्षक द्वारा निर्दिष्ट कालकोठरी में प्रवेश करें और उसके अंदर रखे अवशेष मॉडल को बाहर निकालें। लेकिन निस्संदेह कोई घटना घटेगी। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कालकोठरी के अंदर विशेष खजाना छिपा हुआ है। यह कोई छिपा हुआ टुकड़ा नहीं है, बल्कि कहानी के भीतर छिपा एक खजाना है। वर्तमान मार्क स्पीयर मास्टर को साफ करने में इससे ज्यादा मदद नहीं मिली, इसलिए कई उपयोगकर्ताओं ने इसकी परवाह भी नहीं की। हालांकि ये नायके, जो कि एक शक्तिशाली पात्र और नायक है, और मेरे लिए भी काफी उपयोगी है। यदि यह नेक स्पीयर मास्टर के लिए उपयोगी नहीं है तो मैं इसे क्यों नहीं लूंगा। इसके अलावा मैंने फ्रांसिस से उच्च स्तरीय जादुई कलाकृति एम्प्लीफिकेशन और प्राप्त की है। यदि मैं इसका उपयोग अवशेष के अंदर के खजाने के साथ करूं तो यह एक महान शक्ति बन जाएगी। रोक ने विचार करना समाप्त किया और सिर हिलाया। ठीक है, अगले व्यावहारिक मूल्यांकन के दौरान थियो, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपकी टीम को कालकोठरी में पहले प्रवेश करने की प्राथमिकता मिले। जैसी कि मैंने उम्मीद की थी, रोक ने मेरा अनुरोध स्वीकार कर लिया। धन्यवाद। मैंने अच्छे मूड में कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया। रोक के साथ अपनी बातचीत समाप्त करने के बाद मैं तुरंत छात्रावास में लौट आया। मैंने सोचा था कि दोपहर के भोजन में मैंने जो विशाल औक भोजन खाया था वह मुझे कई दिनों तक तृप्त रखेगा, लेकिन मैं गलत था। मुझे फिर से भूख लग गई थी। क्या मेरा संविधान बदल गया है? खैर, मुझे एमी से कुछ खाने के लिए पूछना चाहिए। मेरे कदमों की आहट सुनकर एमी पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उससे कहा था कि वह इंतजार न करे, लेकिन मैंने अब यह उम्मीद छोड़ दी है। एमी ने मुझे देखते ही अपना सिर झुका लिया। आप आ गए, युवा स्वामी। आज आपका दिन बहुत कठिन रहा। तुम्हारा समय बहुत कठिन रहा, एमी। अगर तुम न होती तो हालात और भी ज्यादा मुश्किल हो जाते। आप बहुत दयालु हैं, युवा स्वामी। एमी के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। खैर, क्या आप सिएना को सुरक्षित वापस ले आए? हाँ, युवा स्वामी। उसे बिस्तर पर लिटाकर जब वह सो गई तो मैं चला गया। ओह, और भी एमी एक क्षण के लिए रुकी। यह क्या है? मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, युवा स्वामी। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। एमी अपने कमरे में गई और शीघ्र ही एक नोटबुक के आकार का छोटा लकड़ी का बक्सा लेकर वापस आ गई। उसने वह मुझे सौंप दिया। कृपया इसे स्वीकार करें, युवा स्वामी। मैंने एमी से लकड़ी का बक्सा लिया और उसका ढक्कन खोला। अंदर 10 छोटी, रंगीन कांच की बोतलें थीं। कम स्पिरिट रिपेलेंट ग्रेड, दुर्लभ उपयोग करने पर यह 24 घंटे के लिए सभी कमजोर आत्माओं के प्रवेश को अवरुद्ध कर देता है। विवरण देखें। कम आत्मा विकर्षक। बेशक मैं इस चीज से परिचित था। ये काफी दुर्लभ है। इस वस्तु का निर्माता इक्विलिब्रियम है। उसने मुझ पर लगी आत्मा को देखा। ऐसा प्रतीत होता है कि एमी ने मेरी हाल की स्थिति के बारे में इक्विलिब्रियम से बात की थी। मैंने अनजान बनने का नाटक करते हुए पूछा, यह क्या है? यह मेरे परिवार द्वारा बनाया गया एक औषधीय टॉनिक है। मैंने इसे ये सोचकर तैयार किया था कि यह आपकी सुरक्षा में मददगार हो सकता है, युवा स्वामी। अच्छा, ऐसा है। क्या यह अच्छे इरादों वाला सफेद झूठ था? एमी का परिवार वॉटसन्स, जब वह छोटी थी तब नष्ट हो गया था। एमी की आंखों में उदासी का भाव था। शुक्रिया, मैं इसका इस्तेमाल जरूर करूंगी। और हाँ, कृपया कुछ खाना भी बना लो। मुझे भूख लगी है। समझ गया, युवा स्वामी। मैं इसे अभी तैयार कर देता हूँ। एमी नीचे चली गई। एक बार जब मैं अपने कमरे में थी तो मैंने अपने कपड़ों पर लेसर स्पिरिट रिपेलेंट का छिड़काव किया। बेशक मैं इसे मौखिक रूप से ले सकता था, लेकिन ये घृणित लगता था। जल्द ही मेरे कपड़ों से एक हल्की सी खुशबू आने लगी जो कुछ परफ्यूम जैसी थी। उफ, अगर मैं इसे खा लेता तो मुझे निश्चित रूप से उल्टी हो जाती। बहरहाल, आपका धन्यवाद। यद्यपि ये कम शक्तिशाली आत्माओं को दूर भगाने के लिए है, लेकिन ये सिएना द्वारा उपयोग की जाने वाली अधिकांश आत्माओं को रोक देता है। आखिरकार वह मुझे परेशान करने के लिए मध्यम स्तर या उच्च स्तर की आत्माओं को नहीं बुलाएगी।
हीरो विभाग के विशिष्ट छात्रावास के विशाल कमरे में पीएल खुली खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर की ओर देख रहा था। जब भी वह निराश होती थी तो उसे देर तक खिड़की से बाहर देखने की आदत थी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अपराधी को सिर्फ आधे दिन में ही पकड़ लिया जाएगा। पीएल को अच्छी तरह पता था कि चारुक नीके, एंड्रू, एशिल्ड और आयशा ने थियो से माफी मांगी थी। जिस अपराधी ने संकाय द्वारा गहन जांच के बाद भी कोई सुराग नहीं छोड़ा था, उसे इतनी जल्दी पकड़ लिया गया। उसने उन्हें इतनी जल्दी कैसे पकड़ लिया? इससे थियो के प्रति उसका संदेह और गहरा हो गया। वह बहुत ही बेमेल था। यहाँ तक कि जिन महान नायकों के बारे में केवल परियों की कहानियों में सुना जाता है, वे भी इस स्तर के नहीं थे। बेशक मैं माफी मांग सकता हूँ, मैं अपना सिर भी झुका सकता हूँ। हालांकि पेल ने ऐसा न करने का निर्णय लिया, लेकिन उसने पहले ही उसके दिल के एक कोने में एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ दी थी। मुझे इसकी पुष्टि अवश्य करनी चाहिए। पीएल ने दृढ़तापूर्वक अपना संकल्प लिया। मुझे महान दानव के साथ अनुबंध देखना है। निशान, यदि उसने सचमुच महान दानव के साथ अनुबंध किया है, तो वह उसे बचा लेगी, भले ही इसके लिए उसे अपने हाथ गंदे करने पड़े, इससे पहले कि दुनिया उसका तिरस्कार करे। अकादमी से निष्कासन, हीरो बनने के बाद अपमान, ये बातें उसके लिए कष्टदायक किंतु छोटी मोटी बातें होंगी। यही एकमात्र तरीका था जिससे वह उसका ऋण चुका सकती थी, जिसने उसे यह आभास दिया था। बेशक उसे उम्मीद थी कि यह सच नहीं होगा, लेकिन उसके परिवर्तन को देखते हुए संभावना काफी अधिक थी। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि ऐसा दोबारा कभी न हो। ऐसे राक्षस इस दुनिया में कभी न आए। 1/4 साइट का नया अपडेट आ गया है और काफी स्थिर दिख रहा है। बुरा नहीं, विज्ञापन काम कर रहे हैं। कुछ हद तक हमेशा की तरह कुछ ठीक करने की जरूरत है, लेकिन मैं सप्ताहांत में कुछ नए विज्ञापन पोस्ट करूंगा और अगले हफ्ते इस पर काम करूंगा। मैंने अभी तक सभी विज्ञापनों की समीक्षा पूरी नहीं की है, लेकिन मैंने पहले कुछ 100 विज्ञापनों की समीक्षा पूरी कर ली है। कृपया इस साइट से विज्ञापन ब्लॉक हटा दें। गूगल ये सुनिश्चित करने में अच्छा काम करता है कि ये विज्ञापन नुकसानदेह न हो। मैं इन पर भी नजर रखूंगा। कोई पॉपअप नहीं, और मैं कुछ ऐसे पॉपअप ब्लॉक कर रहा हूं जो बहुत ही अनुचित, बेवकूफ या अजीब, परेशान करने वाले हैं। जैसे वो वेबटून वाला जिसमें आमतौर पर एक लड़की कहती है, वाह ये तो बहुत बड़ा है, या ये वाला डेंटल वाला बहुत ही घिनौना था। चैप्पी का आनंद लें। अध्याय 54, बुरी आदतें। एक अगले दिन सुबह। आजकल तो मैं खुद ही उठ जाता हूँ, एमी के आने से पहले ही। मैं आज स्कूल नहीं जाना चाहता क्योंकि कक्षाएं नहीं हैं। हालांकि इस समय केवल मैं ही जानता हूँ कि इस सप्ताह कोई कक्षा नहीं होगी। यदि मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा तो अन्य छात्र इसे अजीब समझेंगे। मैं एक दर्दनाक अंगूठे की तरह बाहर रहना नहीं चाहता। हालांकि यह छिपाना असंभव है कि मैं बदल गया हूँ। मैं जल्दी से हीरो विभाग की ओर चल पड़ा। इस हफ्ते कोई कक्षा नहीं है। कल से तुम्हें स्कूल आने की जरूरत नहीं है। इस हफ्ते अच्छी तरह आराम करो, अगले हफ्ते मिलते हैं। जैसे ही रोक के शब्द समाप्त हुए, मैं कक्षा से बाहर चला गया। हम सिएना स्कूल नहीं आई है। इस समय ऐसा नहीं लगता कि वह झूठ बोल रही है। मुझे बाद में उससे मिलना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ ठीक है। यह विचार करते हुए मैं गाड़ी में चढ़ गया। खट 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 खट, चलो पहले नाइट डिपार्टमेंट की ओर चलें। मुझे दूसरी अवधि की कक्षाओं का अवलोकन करने में सक्षम होना चाहिए। मैंने नाइट विभाग के अधिकांश छात्रों के कौशल को देखा है, लेकिन मैं कुछ परीक्षण करना चाहता हूँ। गाड़ी के दाहिनी ओर तिरछी पिछली सीट पर बैठे हुए मुझे पिछली रात याद आ गई। प्रवर्धन उच्च श्रेणी की कलाकृति मुझे फ्रांसिस से प्राप्त हुई। मूल कहानी में इसका उपयोग केवल फ्रांसिस के जादू को बढ़ाने के लिए किया गया था, लेकिन जैसा कि एक उच्च श्रेणी की कलाकृति से अपेक्षित था, इसके अन्य उपयोग भी थे। ये वस्तु न केवल जादू को बल्कि गुणों को भी बढ़ा सकती है। इसे केवल एक ही विशेषता पर लागू किया जा सकता है, लेकिन वह अकेली ही अविश्वसनीय है। यह विशेषज्ञ स्तर की विशेषता को मास्टर स्तर की विशेषता में बदल सकता है। बेशक मेरे पास अभी तक कोई विशेषज्ञ स्तर के गुण नहीं हैं। वर्तमान में मेरे पास जो विशेषताएं हैं वे हैं नायक का वंशज, मुर्कुलीन की गरिमा, जादुई शून्यकरण, पर्यवेक्षक की आंख और तलवार की शुरुआत, कुल मिलाकर 5। यह एक महत्वपूर्ण सुधार है कि एक ही बार में शुरुआती स्तर की विशेषता को उपयोगकर्ता स्तर की विशेषता में परिवर्तित कर दिया जाए। मैंने शुरू में इसका उपयोग अगले सप्ताह के अवशेष अन्वेषण के दौरान प्राप्त होने वाले खजाने पर करने की योजना बनाई थी। हालांकि कल रात जब मैं अपने कमरे में एम्प्लीफिकेशन ओब के साथ तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था, कृपया उस विशेषता का चयन करें जिसे आप मजबूत करना चाहते हैं। अचानक एक संदेश प्रकट हुआ।
नायक का वंशज एक रक्त वंशीय विशेषता है और इसे मजबूत नहीं किया जा सकता, लेकिन अन्य 4 विशेषताओं को मजबूत किया जा सकता है। तो वर्तमान में मैंने तलवार शुरुआती को तलवार उपयोगकर्ता तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा जब भी आवश्यक हो मैं किसी अन्य विशेषता पर स्विच कर सकता हूं। मूल कहानी के सभी मार्गों में नीके ने एक मूर्ख की तरह बिना प्रयोग किए इतनी कीमती वस्तु अकादमी को सौंप दी। मैं मुस्कुराए बिना न रह सका। क्या होगा यदि मैं इसे मास्टर स्तर के गुणों जैसे तलवार मास्टर या हथियार मास्टर पर लागू करूं? हालांकि यह संदिग्ध है कि मैं अपने जीवनकाल में उन्हें कभी प्राप्त कर पाऊंगा, लेकिन कौन जानता है। सुखद विचारों में डूबा हुआ मैं नाइट विभाग की कक्षा की ओर चल पड़ा। यह अवकाश का समय था और कक्षा के बाहर छात्रों की जीवंत बातचीत सुनी जा सकती थी। चरमराहट। छात्रों की निगाहें मुझ पर टिकी थीं। उन अपरिचित सी दिखने वाली निगाहों को नजरअंदाज करते हुए मैं पिछले दरवाजे के पास खड़ा हो गया और क्षेत्र का जायजा लेने लगा। वह कहाँ है? आह, वह वहाँ है। मैं सीधे आइरीन के पास गया, जो कक्षा की बीच वाली पंक्ति में बैठी थी। आइरीन की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हें देखकर अच्छा लगा, आइरीन। क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? ओह, जरूर। मैं आइरीन के बगल में बैठ गया। मीना, जो आइरीन के बगल में बैठी थी, ने मेरी ओर देखा। कल क्या हुआ? मैंने सुना है कि हीरो विभाग की कोई कक्षा नहीं थी। मुझे कल कुछ काम निपटाने थे। मैं समझ गया। खैर, मुझे खुशी है कि तुम आज आ गए। आइरीन कल पूरे दिन परेशान थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए था। आह। आइरीन का चेहरा लाल हो गया और उसने अपने सफेद हाथ से मीना का मुंह ढक दिया। बस करो, मीना। ठीक है टिल्डा। मुझे इतने अच्छे दिन पर ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मीना शरारत से मुस्कुराए। वह ऐसी क्यों है? लोगों का मूड दिन में 100 बार बदल सकता है। आइरीन में मेरी ट्विस्टेड नोबल की गरिमा जैसी कोई विशेषता नहीं है, इसलिए उसकी भावनाएं उसके चेहरे पर साफ झलकती हैं। आइरीन ने फिर मेरी ओर देखा। वैसे क्या आज तुम अकेले हो? उसकी अभिव्यक्ति कुछ अस्पष्ट थी। हाँ। क्या मुझे किसी को साथ लाना चाहिए था? नहीं। तुमने अच्छा किया। अब से जब भी हो सके अकेले आने की कोशिश करना, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं इस पर नियंत्रण कर सकता हूँ। पहले तो मेरे साथ आने वाला कोई नहीं था। ये सिएना ही थी जिसने साथ चलने का निर्णय लिया। ये सोचते हुए आइरीन ने मेरी ओर तीखी नजर से देखा। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हम व्याख्यान शुरू होने तक बातचीत करते रहे। सामने का दरवाजा खुला और एक प्रोफेसर अंदर आया। ये नाइट विभाग का एक प्रोफेसर है जिसे मैंने पहले भी देखा है। लेकिन कोई और भी उनके पीछे पीछे अंदर आ गया। यह मारी थी। वह यहाँ क्यों है? वह आमतौर पर हीरो डिपार्टमेंट में साधारण कपड़े पहनती है, लेकिन आज वह पूरी तरह से तैयार है। आज हीरो विभाग की प्रोफेसर मैरी जेन का अतिथि व्याख्यान है। आइए तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। ताली 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 ताली। छात्रों की ताली बजाने की आवाज। मैं भी तालियों में शामिल हो गया। मारी ने मुस्कुराकर सभी का अभिवादन किया। नमस्ते नाइट विभाग के छात्रों। टिल्डा, मैं मैरी जेन हूं और मैं हीरो विभाग में हीरो अध्ययन का परिचय जैसी कक्षाएं पढ़ाती हूं। मैं आज आप सभी के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। मारी मंच पर खड़ी होकर धीरे धीरे छात्रों को देखने लगी। तभी उसकी नजरें मेरी नजरों से मिलीं। मारी ने धीरे से मुस्कुराया। एक जाना पहचाना चेहरा देखकर मुझे लगता है कि मैं बिना घबराए ये कर सकता हूं। अब चलिए विशेष व्याख्यान शुरू करते हैं। टिल्डा, अतिथि व्याख्यान में कुछ खास नहीं था। ये सामान्य कहानियां ही थीं कि हीरो विभाग किस प्रकार कार्य करता है और उसके छात्र कितनी मेहनत करते हैं। इसलिए नायकों के लिए अंतर्दृष्टि और निर्णय उनकी कच्ची शक्ति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपातकालीन स्थितियों में कई लोगों का जीवन मुख्य नायक द्वारा लिए गए निर्णयों पर निर्भर करता है। थियो, जो आज व्याख्यान में भाग ले रहे हैं, इस पहलू में उत्कृष्ट हैं। मारी बोलते हुए मेरी ओर देख रही थी और सभी छात्रों की निगाहें मुझ पर टिकी हुई थीं। लानत है। सौभाग्य से मैं उन घूरने की आदी हो गई थी और ट्विस्टेड नोबल की डिग्निटी की बदौलत घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। थियो ने एक बार हीरो डिपार्टमेंट के एक व्याख्यान में कहा था, अगर कोई भरोसेमंद नेता है तो टीम के सदस्यों को किसी और चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस नेता के फैसले पर विश्वास करना है और उसके अनुसार काम करना है। यह जवाब सुनकर मुझे लगा कि एक आधुनिक नायक को ऐसा ही होना चाहिए। मारी बोलती रही, चाहे मुझे ये पसंद आया हो या नहीं। कृपया रुकें। थियो, क्या तुमने सचमुच ऐसा कहा? आइरीन ने धीमी आवाज में फुसफुसाया। उद्धरण चिन्ह। मैं किसी गड्ढे में घुस जाना चाहता था।
जवाब देने के बजाय मैंने अपना सिर झुका लिया। दोपहर का भोजन का समय आ गया। मैं आइरीन और मीना के साथ छात्र कैफेटेरिया की ओर चल पड़ा। मेनू निश्चित रूप से हीरो विभाग से अलग है। जब मैं पहले यहाँ आया था तो सिएना के मुझसे चिपके रहने के कारण मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पाया था। अब मैं सब कुछ स्पष्ट देख सकता था। मैंने मेनू पर नजर डाली और आइरीन से पूछा, आइरीन, मेनू में कौन सा आइटम स्वादिष्ट है? अच्छा, तुम्हें आमतौर पर क्या पसंद है? मांस। बिल्कुल। मैं समझ गया। जब तुम छोटे थे तो तुम्हें मांस उतना पसंद नहीं था। खैर, आजकल लोकप्रिय व्यंजन पोर्क कटलेट सेट और डुनपो पोर्क हैं। पूर्वी साम्राज्य में इन्हें आमतौर पर खाया जाता है। अच्छा, ऐसा है। ये खेल ऐसे अनावश्यक विवरणों पर ध्यान देता है। मूल खेल में पूर्वी साम्राज्य एक ऐसा राष्ट्र था जिसमें कोरियाई, चीनी और जापानी संस्कृतियों के तत्व सम्मिलित थे। इसके बारे में सोचते ही मुझे कोरियाई सूप खाने की इच्छा हुई, लेकिन मुझे वो मेनू में नहीं मिला। मैंने 2 बार, यहाँ तक कि 3 बार भी देखा। अरे, यह एक कोरियाई खेल है। खैर, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। मैं पोर्क कटलेट सेट लूंगा। थियो, क्या तुमने पहले कभी पूर्वी साम्राज्य का खाना खाया है? क्यों न तुम सामान्य मांस ही ले लो। चुनौती की भावना एक नायक के लिए आवश्यक गुण है। झूठ बोलने के लिए मुझे खेद है, आइरीन। सच तो यह है कि इस शरीर को पाने से पहले मैंने बहुत सारा खाना खाया था। हम अपना खाना लेकर एक मेज पर चले गए और मैंने पोर्क कटलेट का एक टुकड़ा काटा। आश्चर्य की बात यह है कि अपनी दिखावट के बावजूद ये काफी अच्छा था। इसका स्वाद मातृभूमि की याद दिलाता था। पोर्क कटलेट खाते समय मेरी नज़र आइरीन और मीना के खाने पर पड़ी। आइरीन ने मीटबॉल पास्ता और ब्रेड खाया, जबकि मीना ने कार्बोनारा पास्ता और ब्रेड खाया। नूडल्स सूखे थे और उनमें सामान्य चमक नहीं थी, जैसा कि कैफेटेरिया भोजन से उम्मीद की जाती है। यम्मी। आइरीन ने मीटबॉल का एक निवाला खाया, लेकिन क्या यह उसके लिए पर्याप्त होगा? मूल खेल में अपने आकार के बावजूद उसकी भूख बहुत अधिक थी। मेरी निगाहें महसूस करते हुए आइरीन ने मुझसे उलझन भरी अभिव्यक्ति के साथ पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, मैं ठीक हूँ। सिएना द्वारा मुझे जबरदस्ती खाना खिलाने की यादें ताज़ा हो गईं। उफ, ठीक है तो। आइरीन ने मुंह बनाया और खाना फिर से शुरू कर दिया। मैंने अभी जांच की, मेरे तीनों उपन्यास साप्ताहिक रूप से क्रमशः #3, #13, #14 पर हैं, और मासिक रूप से भी ज्यादा नहीं। यह मेरे अनुमान से कहीं ज्यादा है। क्या ये नियमित अपडेट की वजह से है? मुझे लगता है कि जब मैंने दूसरे उपन्यास देखे तो यही सबसे बड़ा अंतर था। दिलचस्प बात यह है कि मैं सिर्फ जीनियस वॉरलॉक, इंस्टेंट किल और हाल ही में डैम रीइंकार्नेशन पढ़ रहा हूँ। इन सभी में नियमित अपडेट होते रहते हैं, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला। ओह, और सर्वाइविंग द गेम एज अ बारबेरियन, लेकिन वो एक आधिकारिक रीडिंग ऐप पर है। मुझे लगता है थोड़ा अलग। 2/4 चैप्टर का आनंद लें।